मैं पहले से ही बता दूं सबको कि जो मैं बात करूंगी वो हो सकता है आप लोग सब ऑलरेडी हो, क्योंकि मैं कोई ऐसी एकदम से कोई नई खोज नहीं बता रही हूँ। मैंने खाली क्या किया है एज ए टीचर की वो सारी कंपाइल हो गई, जगह हो गई है कि भाई इन किन कारणों से हो सकता है और इनसे हम ऐसे बचा सकते हैं। हम लोगों की जो प्रॉब्लम है ना, हम क्यों बीमार हो जाते हैं या ठीक नहीं हो पाते हैं, जानते हुए भी ठीक नहीं हो पाते हैं। नॉलेज सबके पास है, आपके पास, सबके पास है। उसका कारण ये है कि हम अपने प्रति हम सच्चाई नहीं रखते। हम ना बात से रहते हैं कि किसी से बात, हम उसमें रहते हैं कि भाई काम चल जाए कैसे कवर करके, कि हाँ थोड़ा सा ही खाते हैं, थोड़ा सा ही लेते हैं। अरे भाई बाहर वालों को नहीं पता, पर अपने अंदर तो सच्चाई से अपने को तो देखो कि भाई मैं क्या खा रही हूँ। और इसलिए मैंने कहा है आप मुझे भी मत बताओ कि आप क्या खा रहे हो, नहीं, पर अपने अंदर चेक करो, क्योंकि वो फिर आपको हिट करेगा। हाँ ये मैं ज्यादा खाती हूँ, तो अपने आप चुपचाप कम कर लो बिना बताए। देखिए माँ का दूध बनाए बच्चे के लिए, तो जो जितने समय तक पीरियड 1.5-2 साल तक, उसके बाद में आप जो ये हरी सब्जियां हैं, ये लोबिया, चने, दालें हैं, साबुत मूंग जो दालें हैं छिलके वाली, इन सब के अंदर, सब्जियों के अंदर, पोटैटो, आलू हमारा सब्जियों होता है, आलू, शकरकंदी सब्जियां, इनके अंदर बिल्कुल आराम से कैल्शियम और मैग्नीशियम और प्रोटीन भरपूर होता है, जितना हमारा को चाहिए। महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन फ्री कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर अलका प्रकाश जी का, जिनका विषय है आज जोड़ों के दर्द क्यों होते हैं, क्या कारण है उनके, और उनका निवारण, उनका उपचार कैसे कर सकते हैं। अनिल शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर अलका प्रकाश जी का परिचय हम सबसे कराएं। बहुत अच्छा अभी योगासन हम लोगों ने किया दीपशिखा जी के साथ, और डॉक्टर अलका प्रकाश जी से यद्यपि हम सुपरिचित हैं, और मेरे तो ध्यान में दीप जी शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम किन्हीं डॉक्टर को रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए एक और ये बन रहा है कि दोबारा से आपकी इतनी मांग है और इतना स्नेह है आपका इस ग्रुप के साथ कि आपसे दोबारा से अनुरोध किया हमने, और अब हम चाहेंगे भी कि ऐसे जो डॉक्टर्स जो हमारे बीच में आते रहे हैं वो दोबारा उनका मार्गदर्शन मिले। परिचय करा रहा हूँ। डॉक्टर अलका प्रकाश जी स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंस, रिपब्लिक पॉलिटेक्निक सिंगापुर में लाइफ साइंसेस, जीव विज्ञान ये पढ़ाती हैं, प्राध्यापक हैं उसकी। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए है, और नेशनल साइंस टैलेंट, राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा और एमएससी में आप गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। प्रोफेशनल डिप्लोमा इन अप्लाइड साइकोलॉजी में किया है, सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन में भी किया है, और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, ब्रेन साइंस, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी आदि विषय आप पढ़ाती हैं। आपको 3 दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। आपकी जो पुस्तकें हैं वो भी विश्वविद्यालयों की पाठ्य पुस्तकों के रूप में हैं। साथ ही आप, जो हम लोगों के लिए भी विशेष बात है, कि आप प्रमाणित योग चिकित्सक भी हैं, सर्टिफाइड आपने योग कोर्स भी किया हुआ है, तो उसके कारण से एलोपैथी और योग का या नेचुरोपैथी का जो कॉम्बिनेशन हो सकता है वो आपने किया है। विशेष बात यह है जो हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है कि जैसे हम लोग हर रविवार को एक कार्यक्रम करते हैं, और किन्हीं भी जो डॉक्टर्स हैं जिनका उसमें अनुभव है उनको आमंत्रित करते हैं, आप भी शनिवार को एक कार्यक्रम करते हैं, और वो कार्यक्रम भी हमारे में से भी कुछ लोग उसमें जाते हैं। तो एक ही भाव है कि किसी तरीके से लोगों की, समाज की सेवा हो, जैसे अभी चर्चा की जा रही थी कि हम, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप तो इस परिवार की सदस्य भी हैं, संरक्षक भी हैं। पुनः डॉक्टर अलका प्रकाश जी से निवेदन है कि कृपया अपनी बात रखें। पहले वो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे। तो आज हम जोड़ों के दर्द और उपचार पर बात करने वाले हैं। सभी से 2-3 अनुरोध हैं। पहला ये कि अपना वीडियो खुला रखें, जो कि नहीं, अभी वीडियो ज्यादातर लोगों के बंद है, तो उसको खुला रखें। दूसरा ये कि आप प्राणायाम करते रहें, और साथ ही कॉपी पेंसिल भी रख लें। जब हम बाद में सोमवार मंगलवार को बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों को भूल चुका होता है, तो ऐसा ना हो। जो प्रमुख बातें हैं
उसको हम ध्यान से सुने और अपने जीवन में लाएं। कोई नया व्यक्ति हो तो चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख दे, जिससे कि उनको आगे से भी जोड़ा जा सके। मैं डॉक्टर अलका प्रकाश जी से निवेदन करता हूँ कि अपनी बात। धन्यवाद अनिल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद सरोज दीदी एंड अनिल भैया आपका इतना अच्छा मुझे स्वागत देने के लिए, और दीप भैया का जिन्होंने मुझे बताया, इनवाइट किया सेकंड टाइम। एंड यस, यू वेरी राइटली सेड, आई फील ए पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज हमारा भी सेम ही पर्पस है जैसा आप लोग का है। और कल मैं सरोज दीदी से बात करी थी तो बिल्कुल वी आर क्वाइट सिमिलर थिंकिंग वी हैव, तो इट इज वेरी नाइस। एंड दीपशिका जी का मैं भी देख रही थी, पिछले आधा घंटे से इतना अच्छा कराया है इन्होंने योगा। और बीच बीच में ये जो बता रही थी ना कमर के लिए, घुटनों के लिए, तो मैं सोच रही थी बाद में मैंने जो 2-4 पिक्चर डाली हैं तो उनकी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी वो बताती हैं। और इस तरह का हम जो करवाते हैं योगा, आप लोग भी या हम लोग भी, तो वो बताते रहते हैं साथ में ना किस चीज के लिए अच्छा है। तो इसीलिए वो बाद में शायद योगा का इतना ज्यादा फोकस नहीं रहेगा, और चीजों पे हम ज्यादा फोकस कर लेंगे, क्योंकि वो पोस्टर्स कैसे करने हैं वो तो आप लोग करवाते ही हैं और लोग करते ही हैं। ठीक है, तो एज अभी अनिल भैया ने जैसे बोला, आई थिंक ही टुक वर्ड्स फ्रॉम माय माउथ कि सब लोग एक पेपर पेंसिल रख लें। एक तो वो शायद अगली बार आपसे कभी डिस्कस करें उसके लिए, प्लस कोई भी आपके मन में डाउट आए या कुछ आए तो लिख लीजिए, और फिर बाद में जो है ना, क्योंकि हमें लगता है अभी याद है फिर भूल जाते हैं, और या फिर हमें बहुत लंबी बात करनी पड़ती है अपनी बात को कहने के लिए, तो वो क्वेश्चन लिख लीजिए। डाउट्स आना स्वाभाविक है, आप जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है। और नंबर 2 कि मैं पहले से ही बता दूं सबको कि जो मैं बात करूंगी वो हो सकता है आप लोग सब ऑलरेडी हो, क्योंकि मैं कोई ऐसी एकदम से कोई नई खोज नहीं बता रही हूँ। मैंने खाली क्या किया है एज ए टीचर की वो सारी कंपाइल हो गई, जगह हो गई है कि भाई इन किन कारणों से हो सकता है और इनसे हम ऐसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसलिए थोड़ा धैर्य से सुनेंगे, और इसमें मैं बस ये कहूंगी कि आप अपने ऊपर देखिए, अपने ऊपर या अपने घर में अगर किसी को कहीं पे भी दर्द है तो वो क्या होता है, जो हम बात कर रहे हैं वो कहाँ लागू होती है। तो जस्ट ट्राई टू डू दैट। अगर आपको लग रहा है कि भाई हमें तो सारा ही पहले से पता है, तो कोई बात नहीं, सुन लीजिए, इससे लाइक रिविजन, और कुछ नया पॉइंट भी मिलता है तो बड़ी अच्छी बात है। और अपने ऊपर उसको देखिए कि वो सही बैठता है कि नहीं। ठीक है, तो बस ये मैं कहना चाहती थी। और क्योंकि जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें से ना कई बार लगता है कि ये तो पहले से ही पता है, हम सब बहुत पढ़ते हैं, जानते हैं, तो वो लगता है। लेट मी नाउ शेयर माय स्लाइड्स। तो अभी भैया स्लाइड दिख रहे हैं? अनिल भैया आप बताएंगे, स्लाइड दिख रही है मेरी? जी दिख रही है। अच्छा ठीक है दीदी, ठीक है, ओके। सो दिस इज द टॉपिक, मेन फोकस इज ऑन जॉइंट पेन एंड अक्रॉस द होल बॉडी, सारे शरीर में अलग अलग हो सकता है, उसकी बात करेंगे। और आज जो हम फोकस रखेंगे वो मैंने इस तरह से डिवाइड किया है, थोड़ा सा मोटा मोटा करेंगे सब में, इसलिए ज्यादा घबराने की बात नहीं है। स्ट्रक्चर में क्या क्या बोन्स मसल्स क्या इन्वॉल्व होती हैं, किस कारण से जोड़ों में दर्द हो सकता है, और ज्यादातर आप लोगों ने आर्थराइटिस वर्ड सुना होगा तो वो, और क्या साइन सिम्टम्स हैं, एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, क्या क्या कर सकते हैं अगर जोड़ों में दर्द हो जाए, और या फिर उनके लिए भी जिनको नहीं है तो क्या प्रिवेंट करें। जैसे अभी दीपशिका दीदी भी बता रही थी कि अगर डायबिटीज नहीं भी है तो भी मंडूकासन करते रहिए, होगा नहीं, सेम वे। And we will talk of changes in food options and some exercises, asana, जो आप already कर भी रहे हैं, और summary, what final takeaway। तो यहाँ पे मैंने इस स्लाइड में ग्राफ में आप देख रहे हैं कि ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में परसेंटेज ऑफ पेन है, कितना परसेंट है। तो सबसे ऊंची लाइन इसमें नी पेन की है, नी, है ना। तो आप लोगों ने महसूस भी किया होगा कि घुटने का दर्द सबसे ज्यादा कॉमन होता है, हमें होता है और आसपास भी होता है। उसके बाद में कमर में आता है, जनरली लोग ना घुटने का दर्द, कमर का दर्द, लोअर बैक होता है, एंड देन कम्स द रिस्ट पेन, हैंड पेन, हाँ हाथ में हो जाता है कभी भी। एक्चुअली हाथ का, शोल्डर का और रिस्ट का ये काफी रिलेटेड से माने जाते हैं,
पता नहीं लगता, हम लोग बस मोटा बोल देते हैं हाथ में दर्द हो रहा है ना। तो या और ये लाइन ग्राफ यहाँ बता रही है कि आर्थराइटिस धीरे धीरे सालों के अंदर पिछले सालों में बढ़ ही रही है। तो जो हम सबको वैसे भी पता ही है कि धीरे धीरे हमारे जोड़ों के दर्द बढ़ रहे हैं ना। अब एक बार देखें कि जनरली क्या साइंस होते हैं जोड़ों के दर्द में। सो आप लोगों ने देखा होगा कि जॉइंट स्वेलिंग हो जाती है और टेंडरनेस एंड वार्मथ, वहां पे ना सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है बड़ा, और गर्म हो जाता है। एंड अगर वो पैर में घुटने में कहीं है तो लिंपिंग महसूस होने लगती है, लंगड़ा के चलने लगते हैं। आप लोगों ने देखा कुछ लोग थोड़े टेढ़े होके चलते हैं जवानी में, यंग एज में सीधे थे बिल्कुल, और बाद में थोड़ा धीरे धीरे, वी टेक इट एज ओल्ड एज, बट जरूरी नहीं है कि ओल्ड एज में सभी टेढ़े होके चले। लॉकिंग ऑफ द जॉइंट, ये भी शायद कुछ लोगों ने देखा होगा कि उनके खासकर नी जॉइंट में महसूस होता है कि वो लॉक हो जाता है, वो बोलते हैं एक पर्टिकुलर पोस्चर पे। लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन ऑफ द जॉइंट, ये भी अलग अलग जोड़ों में लागू होता है। अगर घुटने का है तो भी, और शोल्डर का है उसमें भी, तो लॉस ऑफ रेंज, उतना नहीं मुड़ पाता। फॉर एग्जाम्पल जिनको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है वो हाथ ऊपर नहीं कर पाते हैं, उनको उसमें थोड़ा इश्यू रहता है। एंड जॉइंट स्टिफनेस एंड रेडनेस, ये सबसे ज्यादा शायद लोग महसूस करते हैं कि अकड़ाहट सी रहती है, बैठ के उठे तो उठा नहीं गया या दर्द हुआ। सो जॉइंट स्टिफनेस एंड रेडनेस, दीज आर द कॉमन साइंस ऑफ एनी जोड़ों के दर्द के लिए। तो अभी मोटा मोटा हम स्ट्रक्चर ऑफ द जॉइंट देखेंगे। मैंने एग्जांपल नी जॉइंट का लिया है क्योंकि नी पेन सबसे कॉमन है। बाकी जो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे मैंने लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ ए जॉइंट। तो किसी भी जॉइंट में, चाहे आप रिस्ट जॉइंट की बात करें, चाहे शोल्डर की करें, चाहे नी की करें, ये 5 चीजें चाहे फिंगर जॉइंट भी है जो ये उंगली में है, यहाँ पे बोन टिश्यू होते हैं और जॉइंट होगा। तो जैसे अगर आप यहाँ देखें, ये नी जॉइंट के स्ट्रक्चर में आप लोगों ने नाम सुना होगा थाई बोन और फीमर बोलते हैं उसको। हाँ, तो ये थाई बोन है, ऊपर से जो हमारी बॉडी में सबसे बड़ी बोन है वो फीमर है, थाई बोन है। और नीचे आ रहे हैं 2 बोन्स होती हैं, टीबिया एंड फिबुला। तो ये थाई बोन जो है वो टीबिया और शिन बोन इसके ऊपर टिकती है। और आप लोगों ने नी कैप वर्ड सुना होगा, है ना, सब बोलते हैं ऊपर डिबरी सी होती है, नी कैप होता है। दिस इज द पटेला और नी कैप। तो ये हड्डी फीमर और टीबिया एक दूसरे के ऊपर है और इसको यहाँ से बेंड होती है जिससे आपका घुटना मुड़ता है। अब इस घुटने को मुड़ने के लिए, जैसे आपने घर में, आप किसी भी मशीन में भी देखेंगे, दरवाजे में भी थोड़ी जगह चाहिए बीच में, तो यहाँ बीच में स्पेस होता है। तो उस स्पेस में कार्टिलेज होता है विच इज सॉफ्ट बोन। तो उसकी वजह से ही ये घुटना, ऊपर और नीचे वाली बोन एक दूसरे से बिना दर्द के मुड़ती है। तो ये इस तरह का मोटा मोटा स्ट्रक्चर होता है। अभी आप यहाँ पे कुछ नाम देख रहे हैं, लेटरल कोलैटरल लिगामेंट। तो देयर आर फ्यू लिगामेंट्स हियर, 6 लिगामेंट्स आर मेंशन्ड, सो डोंट वरी अबाउट द नेम्स, बट मोटा मोटा ये याद रखिए कि ये ऊपर की, यहाँ पे ऊपर की थाई बोन है, ये नीचे की टिबिया शिन बोन है, और ये ऊपर नी कैप है, और इन बीच में थोड़ा जगह होती है, सिनोवियल कैविटी, जिसको बोलते हैं ना, बीच में थोड़ा फ्लूइड होता है, पानी जैसा कुछ फ्लूइड होता है, और ये आपस में बोन्स एक दूसरे को कनेक्ट करके रखती है। ये जो साइड में टिश्यू दिख रहा है इसको लिगामेंट बोलते हैं। बोन से बोन लिगामेंट कनेक्ट करती है। और यहाँ पे ऊपर मसल्स नहीं दिखाए हैं, आप सबको पता है थाई के ऊपर मसल्स होते हैं, क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं उनको। वो मसल और बोन भी अटैच रहते हैं, वो टेंडन से अटैच होते हैं। तो इसीलिए लिगामेंट एंड टेंडन आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जॉइंट। क्योंकि अगर किसी का टेंडन या लिगामेंट वीक है या टियर हो जाता है, थोड़ा उसमें ब्रेक आ जाता है, थोड़ा झिंझिना हो जाता है, तो भी हमारे को दर्द होने लगता है। इसकी इन सब स्ट्रक्चर्स में, इन 5 चीजों में थोड़ी बहुत कमी होने से या मिसअलाइनमेंट होने से ही जोड़ों का दर्द होता है। मोटा मोटा बस आप दिमाग में ये समझिए, किसी भी जोड़ों के दर्द की बात करें, चाहे वो नी का हो, चाहे वो शोल्डर का हो, चाहे वो एंकल जॉइंट हो, कोई भी हो, अगर बोन थोड़ी पतली, बोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई मसल्स में, तो इनकी वजह से होता है। अभी हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे कारण, ठीक है। अभी आप लोगों ने ये कुछ नाम सुने होंगे,
जो नी के संबंधित, घुटने के संबंधित, ये नाम आपने सुने होंगे कि लोगों को परेशानी हो जाती है। हम अभी नाम से परिचित हो जाइए, क्योंकि बाद में जब हम बात करेंगे ना कि क्या खाएं, क्या कैसे ठीक करें, तो उसमें फिर आपको हेल्प रहेगी। वियर एंड टियर ऑफ कार्टिलेज, है ना। तो जब बोलते हैं कि भाई घुटने में ऐसे करने में कुछ आवाज आती है या ठीक नहीं हो रहा है, तो देन दैट मे बी बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर। कार्टिलेज जो बीच में वो घिस गया, मसल्स वीक हैं, थोड़ा तो नेचुरल एजिंग में हो जाते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज ना करने से होते हैं, है ना। अभी हम वो कारणों में देखेंगे, वीक मसल्स। फिर लोगों को आर्थराइटिस होने के कारण भी दर्द होता है, नी प्रॉब्लम होती है। देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड RA, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब मोटी भाषा में उसको बोल देते हैं, इसको रूमेटॉइड पेन है। रूमेटॉइड पेन इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। फिर गाउट भी होता है लोगों को, जिसमें भी एंकल एरिया में शार्प सा पेन होता है, रिस्ट और एंकल में। पैटेलोफीमरल पेन होता है नी के फ्रंट पार्ट पे, यहाँ पे जैसे ही घुटना मुड़ा, थोड़ा चलना शुरू किया, शार्प पेन हुआ, और जब चलना शुरू करते तो थोड़ा वो धीरे धीरे कम हो गया। दैट्स कॉल्ड पैटेलोफीमरल पेन। एंड देन देयर इज अनदर पैटेलर टेंडन टियर। सो ये जो यहाँ पे पटेला होती है ऊपर, जो नी कैप अभी दिखाई थी, डिबरी होती है, तो वो जो मसल से अटैच्ड है, टेंडन से, उसमें टियर हो सकता है बिकॉज ऑफ एक्सेस वर्क और लोड ऑन द नी। तो ऑफ कोर्स इसके बाद 20-30 बहुत सारे और भी नाम हैं। मैंने खाली ये नाम लिए जिनसे आप परिचित होंगे शायद, जो हम कॉमनली बात करते हैं। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि एक आर्थराइटिस, जिसको टेक्निकली अगर सही बोले तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, OA, क्योंकि वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस से अलग होती है, रूमेटॉइड पेन से। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियो माने बोन, तो इसके अंदर जो कार्टिलेज है, हड्डियों के बीच में जो कार्टिलेज है, जिससे दोनों के बीच में एक लुब्रिकेशन सा रहता है मूव करने में, वो वियर डाउन हो जाता है, वो घिस जाता है, तो उसको बोलते हैं आर्थराइटिस। तो आपके जोड़ों में कहीं पे भी दर्द हो, चाहे वो इसमें रिस्ट में हो, कलाई में हो, एल्बो में भी हो, पर शोल्डर में ज्यादा होता है, या नीज में, हिप में भी हो सकता है, लोअर बैक में भी होता है, वो आर्थराइटिस की वजह का मतलब है कि वो बोन्स, वहां पे कार्टिलेज घिस गया है दोनों बोन्स के बीच में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वो घिसता नहीं है, रादर ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है, जिससे कि जॉइंट के अंदर पेन और स्वेलिंग आ जाती है। मतलब ये कि इसमें बॉडी अपनी बॉडी जो है, उसको अपने ही सेल्स को वो फॉरेन सेल्स मान के उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है, इसीलिए इसका नाम है ऑटो इम्यून डिसीज। तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है सिनोवियल मेम्ब्रेन में, जो जॉइंट के बीच में जगह बताई थी मैंने, सिनोवियल कैविटी, वो चारों तरफ उसमें इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, मोटा हो जाता है, और उसकी वजह से फिर वो चलने में दर्द होने लगता है। तो इसका कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड के कारण दोनों के बिल्कुल अलग हैं, और इसलिए इनका ट्रीटमेंट भी अलग ही होता है। और तीसरा होता है वायरल आर्थराइटिस, जो टेम्परेरी होती है, बिकॉज ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी के अगर घिस गए हैं तो नेचुरली अब तो वो रहेंगे घिसे हुए, है ना। बस हम ये कर सकते हैं कि घिसापन रोक दें, उसको वहीं पे जितना डिग्रेडेशन हुआ वहीं रोक दें। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी रोक सकते हैं, पर एकदम ठीक नहीं होती, मुश्किल है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसीज है। लेकिन वायरल आर्थराइटिस क्या है कि क्योंकि वायरल इन्फेक्शन से होती है, तो इसलिए ये ठीक हो जाती है, ये कुछ समय के लिए होती है। अभी दूसरे भाग की बात करें तो स्पाइन, जो हमारी बैकबोन है पीछे, देयर आर टोटल 33 वर्टिब्रे इन दैट। तो उसमें से अलग अलग भाग में ये जो एक दिख रहा है ना, जहां मैं दिखा रही हूँ आपको, ये एक वर्टिब्रा है, एक रीढ़ की हड्डी में एक वर्टिब्रा है। ये इनके बीच में एक जगह होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्क, उसका पूरा नाम है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, पर मोटी भाषा में डिस्क समझिए। तो ये जो डिस्क, ये हेल्थ डिस्क है, वो ऐसे बिल्कुल बढ़िया सा टिश्यू होता है, सॉफ्ट टिश्यू, थोड़ा सा कार्टिलेज होता है दोनों तरफ, और बीच में सॉफ्ट टिश्यू है, जिससे कि जब ये हड्डी और ये हड्डी, जैसे हम बैठे हैं, जंप मारी है, चल रहे हैं, तो जब रीढ़ की हड्डी पे इम्पैक्ट आता है तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। अगर ये लोगों में घिस जाती है तो उससे फिर वो शॉक एब्जॉर्बर का काम कम हो जाता है, जिससे हमें दर्द होने लगता है। तो अगर रीढ़ की हड्डी का ये जो कोई भी प्रॉब्लम है, अभी आपको बताती हूँ ये प्रॉब्लम, अगर ये प्रॉब्लम ऊपर के हिस्से में हो, चेस्ट के पीछे हो, तो वो अपर बैक पेन हो जाएगा। अगर वो बॉडी में नीचे के हिस्से में, उसको हम लोअर बैक पेन कहेंगे। और वो नर्व अगर वो बिल्कुल नीचे वाली होगी, L4 S1, फिर उससे शियाटिका वगैरह हो जाएगी, जो मैं अगली स्लाइड पे बताती हूँ।
तो अब आप इसमें देखिए कि ये डीजेनरेशन हो गया है, जो टिश्यू था यहाँ पे उसमें थोड़ा डीजेनरेशन इसका आराम से ही दिख जाती है, सीटी स्कैन पे, एमआरआई पे ऐसे देख सकते हैं आप। सो दिस इज कॉल्ड डीजेनरेटेड डिस्क। फिर यहाँ से डिस्क तो ठीक है, लेकिन इसका जो प्रेशर पड़ने की वजह से ये थोड़ा सा इसका सब्सटेंस बाहर बल्ज हो गया, हेंस कॉल्ड बल्जिंग डिस्क। अब इस बल्जिंग डिस्क में से कभी कभी इतना प्रेशर हुआ कि उसमें से जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का नर्वस टिश्यू है वो बाहर आ गया, दैट्स कॉल्ड हर्निएटेड डिस्क। तो वो जैसे हर्निया हो जाता है ना, आप लोगों ने हर्निया का किसी ने ऑपरेशन भी कराया हुआ, नीचे एब्डोमेन एरिया में इंटेस्टाइन का वो नीचे मसल्स वीक हो जाते हैं, बाहर निकलने लगती है इंटेस्टाइन। ऐसे ही ये नर्वस टिश्यू है, स्पाइनल कॉर्ड का थोड़ा हिस्सा बाहर दिखने लगता है, हर्निएटेड डिस्क। ये और यहाँ पे पतली हो गई है, थिनिंग ऑफ द डिस्क, और यहाँ पे ये डीजेनरेशन हो गई है, उबड़ खाबड़ जैसे हो गई है ये, है ना। इसको बोलते हैं, ये उबड़ खाबड़ को बोलते हैं ऑस्टियोफाइट। सो ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है जब ऐसी हो जाती है। एक तो थिन हो गई है, ऊपर से उबड़ खाबड़, तो बिल्कुल हड्डी के ऊपर जैसे ना, जैसे रगड़ सी खाने लगती है, और फिर वो सीवियर पेन होता है। तो इन सभी कंडीशंस में ओवरऑल जोड़ों का दर्द रीढ़ की हड्डी में होने की संभावना है, लेकिन डिग्री अलग अलग होगी। बल्जिंग डिस्क में थोड़ा उतना दर्द नहीं होगा, इसमें दर्द होगा पर उतना नहीं होगा। इसमें डिपेंड करेगा कौन सी नर्व पिंच कर रहा है ना, हाथ की तरफ की या पैर की तरफ की, या उस हिसाब से दर्द होगा, ये जो नर्व का हिस्सा बाहर निकला है। और थिनिंग डिस्क और ये जो लास्ट वाला है, इनमें सबसे ज्यादा दर्द होता है। फिर लोअर बैक में, ये लोअर बैक पेन में, यहाँ पे ये मैंने बताने की इस डायग्राम में कोशिश है कि जैसे ना ये दर्द कैसे होता है कि जब वो हर्निएटेड डिस्क होती है ना, इस हिस्से का जैसे एनलार्ज है, तो यहाँ पे जो ये स्पाइनल कॉर्ड का टिश्यू था, अब वो बाहर आ गया, तो वहां यहाँ से नर्व्स निकलती हैं जो हमारे अलग अलग भाग को जाती हैं, जैसे लोअर लेग में जाएगी, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर में, अलग अलग भाग में। तो डिपेंड करता है वो नर्व कौन सी पिंच हो रही है, कहाँ पे प्रेशर डाल रही है पिंच नर्व, उसके हिसाब से फिर वो दर्द होगा कि आपके किस हिस्से में हो रहा है। अगर वो यूरिनरी ब्लैडर साइड पे है तो पेशाब जल्दी जल्दी आ रहा है, लोगों को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, अलग अलग उसके हो सकते हैं। ये शियाटिका का है डायग्राम। तो जो शियाटिका में भी आप लोगों ने देखा होगा, दो तरह के पेन होते हैं। एक तो पेन लगता है जैसे हिप से स्टार्ट हुआ, बटक से, और फिर वो बस घुटने तक गया, और दूसरा होता है जो नीचे तक जाता है, पंजे तक, एडी तक जाता है। तो जब ये L4 मीन्स लंबार एरिया होता है ना, L1 to L5, लंबार 4 नर्व जब जाती है वो घुटने तक ही जाती है, तो वो वहां तक होगा। और अगर कंप्रेशन S1 सेक्रल 1, जो नीचे टेल बोन होती है, वो S1 to S5 होते हैं। तो अगर वो S1, तो यहाँ वाला हिस्सा अगर पिंच हो रहा है S1, तो वो नीचे फुट तक जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा हिप से लेके, बटक से लेके नीचे एडी तक पेन जाता है जब चलते हैं या इवन लेटे बैठे भी। तो दैट इज शियाटिका पेन। सो देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ दैट, एक खाली घुटने तक, एक नीचे तक जाती है। तो मैंने मोटा मोटा आप लोग को इसमें जो बताया है, तो ये घुटने के अंदर अलग अलग तरह के पेन हो सकते हैं, रीढ़ की हड्डी में पेन हो सकते हैं। रीढ़ की हड्डी में अगर सर्वाइकल एरिया में, नेक के एरिया में होंगे तो उस वजह से शोल्डर पेन हो सकता है, आर्म के में पेन हो सकता है, और दूसरे हिस्सों में, और यहाँ पे लोअर बैक और शियाटिका। तो बस ये ही मेन डायग्राम्स दिखाए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जोड़ों का दर्द होता कैसे है, इसके कॉजेस क्या हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने इनको 2 भागों में डिवाइड किया है, रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ अवर बॉडी। उसके अंदर ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, दीज आर द मेन कॉजेज, इनकी वजह से मेनली जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द होता है। एक पॉइंट है पोस्चर ऑफ द बॉडी। अभी इसके बाद मैंने अगली स्लाइड्स में थोड़ा इनको और डिटेल में बताया है, अभी आप खाली इनके थोड़ा नाम सुनिए। पोस्चर ऑफ द बॉडी, तो हम कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, है ना, उसका बहुत फर्क पड़ता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ये भी आप सबने नाम सुना होगा, इसमें बोन्स थोड़ी पतली झिनझिनी हो जाती हैं, बोन की डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, और उसके मुख्य कारण है हमारा खान पान। हम नॉन वेज कितना खा रहे हैं, मीट, एग्स, दूध कितना पी रहे हैं, अल्कोहल एटसेट्रा। फिर तीसरा कारण है मसल मैस लॉस,
मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ द जॉइंट होता है ना, उसके अंदर बोन्स होती हैं, मसल्स होते हैं, इन सब की वजह से फिर नेचुरली उनमें कुछ फर्क आएगा, तो ही तो जोड़ों का होगा। तो हड्डियों का हो गया, हड्डियां झिनझिनी हो गई। मसल्स में हो गया कि उनका भी, वो भी पतली हो गई। आप लोगों ने देखा होगा कि यूथ में मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी होती हैं और धीरे धीरे वो मसल मास लूज करने लगता है। उसके मेन कारण है लूज करने के इनएक्टिविटी, स्लाउचिंग, मतलब एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सारा दिन सीडेंटरी टाइप ऑफ जॉब है, कैसे बैठे हैं, स्लाउच करके बैठे हैं या अच्छे से पोस्चर में बैठे हैं, इनकरेक्ट पोस्चर, एंड कितनी काम घर में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, घर में सब काम के लिए नौकर लगा रखे हैं। जॉइंट इन्फ्लेमेशन, आप ये भी इन्फ्लेमेशन आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो वो फ्राइड और प्रोसेस्ड खाना खाने से ज्यादा होती है। कार्टिलेज का वियर एंड टियर जो सबसे ज्यादा कारण है, कितने लोग को रिप्लेस करवाने पड़ते हैं कार्टिलेज वियर एंड टियर, और वो भी गलत तरीके खाने से हो जाता है, जो एसिडिक टाइप का खाना होता है। इन सब के बारे में मैं अभी ट्रीटमेंट में अभी बात करूंगी, प्रिवेंशन में, ठीक है। दूसरा मेन रीजन है अदर देन द स्ट्रक्चर, ये तो स्ट्रक्चर से संबंधित है, स्ट्रेस। आई थिंक स्ट्रेस तो हम किसी भी कंडीशन के लिए लिख सकते हैं, बिकॉज स्ट्रेस से तो जो उसकी वजह से जो स्ट्रेस हार्मोन बनता है, मेनली कॉर्टिसोल, तो वो ऑलमोस्ट हर सिस्टम को और सो मेनी हार्मोन्स, दूसरे हार्मोन्स को, बॉडी सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। एंड स्ट्रेस ऑल्सो अफेक्ट्स अवर मेंटल स्टेट। फिर अनदर कारण रीजन है वो ये है ओवरवेट एंड ओबेसिटी। ऑफ कोर्स वो इधर से भी आता है, खाने पीने की वजह से भी ओवरवेट एंड ओबेसिटी अभी हम देखेंगे। डायबिटीज इज वन रीजन जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द हो सकता है, कि लोग चाहे पतले दिखेंगे लेकिन डायबिटीज है तो उनको जोड़ों में दर्द हो सकता है। एंड थिनिंग ऑफ बोन्स जो मैंने यहाँ बोली, एंड नो डिजायर टू डू वर्क और एक्टिविटी। जो ना कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि मन नहीं कर रहा काम करने का, बस बैठे हैं, और घर वाले भी बोलते हैं बस आप ठीक रहो, बैठे रहो, और उसकी वजह से तो उनकी बॉडी और खराब हो जाती है। आप लोग जो योगा करा रहे हैं ये सब है तो बहुत अच्छा है, इसकी वजह से ही सारा शरीर भी काम कर रहा है, और प्राणायाम और मेडिटेशन से इमोशनल और मेंटल स्टेट भी ठीक रह रही है। अब हम इनमें से जो मेन कारण है ना, जो मैंने यहाँ लिखे हैं जैसे पोस्चर वगैरह, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। रॉन्ग पोस्चर, क्योंकि ना हम लोग वो एकदम से डॉक्टर के पास जाते हैं और वो एकदम एक्सरे लेंगे या MRI स्कैन के लिए भेज देंगे, वो सब होता है, पर इन बातों पर कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता पोस्चर के ऊपर। इसीलिए मैंने इसके ऊपर एक स्लाइड अच्छे से रखी है। रॉन्ग पोस्चर इज ए बिग कल्प्रिट। ये बात हम सबको समझनी होगी कि ये सबसे आसान काम है जो हम सब लोग कर सकते हैं, लेकिन हम अक्सर नहीं करते हैं। पुअर पोस्चर इज द नंबर 1 कॉज ऑफ मोस्ट जॉइंट पेन। चाहे आप किसी भी जॉइंट की बात करें, उनका जोड़ों के दर्द का मेन कारण पुअर पोस्चर है, क्योंकि पोस्चर इज क्रिटिकल टू द अलाइनमेंट ऑफ जॉइंट्स इन द बॉडी फ्रॉम आवर स्पाइन टू द शोल्डर्स, हिप्स, नीज एंड इवन फीट। कैसे हम बैठे हैं, कैसे हम खड़े हैं, एक टांग पे खड़े हैं, दोनों पे खड़े हैं, थोड़ा इम्बैलेंस होके खड़े हैं, कैसे हम चल रहे हैं, हमारे हाथ कैसे हिल रहे हैं, ये सब बातें पोस्चर में आती हैं। और उसकी वजह से हमारे बॉडी दोनों तरफ की, क्योंकि हमारे तो 2 तरफ बॉडी है ना, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो उनका अलाइनमेंट ठीक रहने से फिर हमारे जोड़ों के दर्द कम होते हैं। अब उसका देखिए गलत पोस्चर से क्या होता है। ड्यू टू रॉन्ग पोस्चर मसल्स रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड एंड कॉज पेन लोकली। अगर कोई आदमी एक तरफ जरा ज्यादा सा झुक के खड़ा है तो उस तरफ के टांग पे, पैर पे, उसके उस तरफ के मसल्स जो शिन बोन के नीचे हैं, ये थाई मसल्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, ज्यादा उस पर प्रेशर रहेगा, और तो उससे फिर उस तरफ पेन होने का चांस हो जाएगा। तो इस तरह से फिर ये हो जाता है। और पुअर पोस्चर के कॉम्प्लिकेशंस में जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जोड़ों के दर्द की, बैक पेन, स्पाइनल डिसफंक्शन, कितने लोग को आपने सुना होगा स्लिप डिस्क हो गई, जरा सा झुकते हैं तो दर्द हो जाता है, जॉइंट डिजेनरेशन, आर्थराइटिस हो सकती है उससे, राउंडेड शोल्डर्स। कई लोग को बैठते हैं वो इतनी आदत पड़ जाती है कि वो बेचारों को बोलो भी होगा क्लास में कि थोड़ा सीधे होकर ओपन द चेस्ट, तो होता ही नहीं है, वो उनके ऐसे राउंडेड शोल्डर्स एंड इवन ए पॉट बेली। कई लोग की अपने तोंद आगे थोड़ा ज्यादा उभरी हो, तो ये सब हो जाती हैं, और इसके भी अपने नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग आगे
हेड को ज्यादा करके लंबे समय तक ऑफिस में बैठे रहते हैं तो उनके शोल्डर्स जो हैं वो परमानेंटली आगे हो जाते हैं और उसका फिर रिजल्ट क्या होता है कि बैक मसल्स वीक हो जाते हैं और फिर उनको बैक पेन रहती है. तो यू नो दिस इज हाउ दिस वर्क्स. Wrong posture works in that way. It will even weaken the back muscles. Poor posture and poor alignment increases the stress on the bones. जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया कि एक टांग पे खड़े हैं या जो भी हमारा एक पोस्चर बन गया है. कुछ लोगों को देखा हुआ इवन गर्दन में कुछ लोग की ना आदत होती है, बात करते हैं नेक थोड़ी एक तरफ रहती है, सीधे की जगह ना हर एक का एक अपना पोस्चर होता है, थोड़ा राइट या लेफ्ट जो भी होता है. तो उससे फिर हमारा उस तरफ के बोन्स और मसल्स पे स्ट्रेस के लिए पूरा है डॉक्टर. तो जिसकी वजह से फिर वो आर्थराइटिस होने का चांस हो जाता है, क्योंकि अगर ज्यादा देर तक एक एंगल पे रहेंगे तो धीरे धीरे बीच की जो जगह होती है वो धीरे धीरे फिर वो कम हो जाती है और फिर वो आर्थराइटिस टाइप की फीलिंग होने लगती है कार्टिलेज. तो इसीलिए फिर आपका माइक ऑन है, प्लीज आप म्यूट कर लें अपने आप को. तो इसलिए ये रॉन्ग पोस्चर को ठीक करने के लिए फिर हमें रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग है ना. अपना फर्नीचर देखना है, हमारी कुर्सी जो है वो बहुत झूले वाली तो नहीं है, बहुत सॉफ्ट तो नहीं है जिसमें हम धसे बैठे हैं बिल्कुल, है ना. पेइंग अटेंशन टू द वे अवर बॉडी फील्स. तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है फर्नीचर. हम लोग के सोफे, आप लोग अपने घर में अपनी डाइनिंग टेबल की चेयर्स और सोफा और अपनी वर्किंग टेबल की जो चेयर होती है वो देखिए, वर्किंग टेबल की हाइट देखिए, क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है गर्दन ज्यादा झुकानी पड़ रही है अगर आप लंबे हैं. तो टेबल एडजस्टेबल हाइट की लेके आइए, है ना. और सोफे ऐसे होते हैं, हम लोग वो महंगा सोफा खरीदने के चक्कर में वो जिसमें अधलेटे हम बैठे रहते हैं इन द नेम ऑफ रिलैक्सेशन, लेकिन हम अपनी बॉडी खराब कर रहे हैं उसमें जिसमें, क्योंकि जिस भी फर्नीचर में, जिस भी बेड में अगर हमारी बॉडी धंस गई अंदर, बस समझ लीजिए कि आपकी बैक पेन, घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द तो होना ही है, वो आज हो या कल हो. तो हमें वो ध्यान रखना है. ये कुछ एग्जांपल मैंने ऐसी पिक्चर डाली है इजी समझने के लिए. हमारी सर्वाइकल, हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड में इधर देखिए एक नॉर्मल कर्वेचर होता है, लेकिन अगर हम स्लाउचिंग या ज्यादा झुक के बैठते हैं तो कर्वेचर चेंज हो जाता है. और उस कर्वेचर चेंज होने में अगर आप देखेंगे नॉर्मल भी, तो यहाँ वाली जो ये है ना वर्टिब्रे, रीढ़ की हड्डी की जो मनके हैं, इनके बीच में जगह थोड़ी कम हो जाएगी. तो नेचुरली फिर वो कंप्रेस होने से धीरे धीरे जगह खत्म हो जाएगी और वो दर्द हो सकता है. तो और जो इस तरह की चेयर्स होती हैं एडजस्टेबल हाइट की हैं, पीछे बैक थोड़ा स्ट्रेट की तरफ लें, जो इस तरह की जैसे होता है आधलेटी, महसूस करने में दुकान में जाते हैं बड़ी अच्छी लगती है कि भाई आप रेस्ट भी कर सकते हो, बट देन दिस इज सी बिकॉज ऑफ दिस पर्सन इज स्लाउचिंग एंड दिस, सो दिस इज द राइट पोस्चर. तो पीछे चाहे कुशन रखना पड़े तो सीधा बैठना है हमें. टांगे जो है वो परपेंडिकुलर है फर्श के ऊपर. तो इस तरह का हमें पोस्चर का ध्यान रखना है, नहीं तो ये वाली स्थिति हो जाएगी, कमर में दर्द हो रहा है. यहाँ पे दिखाया करेक्ट पोजीशन ऑफ सिटिंग कि कैसे करना है रादर देन दिस. दूसरा कारण हमारा खाना, और हमारे खाने की वजह से हमारी बोन्स वीक हो सकती हैं, बोन डेंसिटी कम हो जाती है. और किस कारण से होती है? मेनली ज्यादा फैट और ज्यादा प्रोटीन खाने में होने से, फ्रॉम एनिमल डिराइव्ड प्रोडक्ट्स. एनिमल प्रोडक्ट और नॉन वेज जिसको बोले तो उसमें मीट, एग्स, मिल्क ये सभी आते हैं. अब इसमें कैसे होता है ये, इससे वीक बोन्स कैसे बनती हैं खाने से? क्योंकि जब ये एनिमल प्रोडक्ट्स हम नॉन वेज खाते हैं और जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो उससे वो एसिडिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं. और वो एसिडिक मॉलिक्यूल्स की वजह से हमारे ब्लड की पीएच चेंज होने लगती है, एसिडिक होने लगती है. और उस एसिडिक पीएच को बैलेंस करने के लिए हमारी बोन्स में से कैल्शियम घुल के आने लगता है. तो कैल्शियम बजाय बोन्स में अच्छा होना चाहिए ताकि वो डेंस रहे, ताकि वो मजबूत रहे, क्योंकि बोन्स में मेन कैल्शियम एंड फास्फोरस होता है. लेकिन आप सोचिए हमारे खाने की वजह से वहां से कैल्शियम घुल घुल के ब्लड में आ रहा है, क्योंकि बॉडी तो हमें जिंदा रखना चाहती है. तो इसीलिए फिर ऐसा खाना खाने से मोर प्रोटीन्स एंड फैट जो हम ये खाते हैं, मान लीजिए जो लोग मीट या अंडे या दूध पीते हैं, तो उसकी वजह से उनको ऑस्टियोपोरोसिस या थिनिंग ऑफ बोन्स होने का चांस रहता है. दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर ऑस्टियोपोरोसिस. एंड एक्सेस फैट्स, नेचुरली वो सबको पता है,
कि उसको उससे मोटापा बढ़ता है। और मोटापे का आपको पता ही है कि उसका फिर ज्यादा बोझ पड़ेगा। घुटने बेचारे वो हमारा बॉडी का वेट सह रहे हैं, अब वो 50 किलो सहे, 60 किलो सहे, या 100 किलो सहे, या 120 किलो सहे, चॉइस तो हमारी है ना। तो एक्सेस फैट जमा हो जाती है, उससे फिर ओवरवेट और ओबेसिटी हो जाती है। अभी मैंने ये स्लाइड इसलिए डाली है क्योंकि हम में से काफी लोग, आप लोगों में भी शायद काफी लोग वेजिटेरियन होंगे, जैसे मैं भी वेजिटेरियन हूँ शुरू से, है ना। हम लोग वेजिटेरियन, हम कहते हैं भैया हम तो देखो आपने कहा है कि मीट और इसमें ज्यादा होता है, अंडे में, फिश में, वो तो हम खाते ही नहीं है ना। लेकिन हम लोगों की वेजिटेरियन डाइट में जो कल्प्रिट है वो मिल्क एंड ऑयल, ये दो चीजें हैं जिनसे हम अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे को जोड़ों का दर्द होता है। तो मिल्क कैसे खराब है, अभी आजकल इस पे बहुत काम हो रहा है, मतलब आजकल का मतलब पिछले 30 सालों में बहुत रिसर्च पब्लिश हुई है। काउज मिल्क, मैं इसको पढ़ देती हूँ ताकि ये रिसर्च से लिया है मैंने। काउज मिल्क इज बीइंग सिंगल्ड आउट एज द बिगेस्ट डाइटरी कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज more than any other food, it depletes the finite reserve of bone-making cells in the body. Additionally, 27 studies show no relationship between dairy and enhanced bone health. अब हमारे को लोग ये बोलते हैं, मेरे को बहुत लोग जब हम डिस्कस करते हैं कि भाई डेयरी तो हम दूध और दूध से बनी चीजें, पनीर और खोआ हम इसलिए खाते हैं कि हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी। ये हम लोगों ने सुन रखा है पहले से, बचपन से। लेकिन रिसर्च ने भी क्लियरली शो कर दिया है कि अभी जो मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बताया कि दूध जब डाइजेस्ट होता है उससे भी एसिडिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, लैक्टिक एसिड एंड सो मेनी अदर मॉलिक्यूल्स, और उसकी वजह से फिर ये ऑस्टियोपोरोसिस का चांस रहता है। It depletes the calcium reserves and this is the biggest cause of osteoporosis. तो हमें अब खुद ही सोचना है, मैंने आपको यही बोला था कि जब हम कॉज की बात करेंगे तो आप अपने अंदर सोचिए कि हम इनमें से क्या चीज खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और कितना कम कर सकते हैं, क्योंकि जब बाद में हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो यही बातें बताएंगे, ठीक है। एंड वेजिटेबल ऑयल, तो हम लोग को लगता है कि भाई रिफाइंड ऑयल अच्छा है, वेजिटेबल ऑयल अच्छा है, नहीं। These vegetable oils are found in most processed foods. ये जो नाम आपने सुने होंगे घर में, आजकल बहुत प्रचलन हो गया, हम लोग अपने घर में खरीद के लाते हैं। कॉर्न ऑयल, पीनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सैफ्लोवर ऑयल, सनफ्लावर, कैनोला। डॉक्टर्स भी बताते हैं कि भैया कैनोला खा लो। ये सब ऑयल के अंदर ओमेगा 6 होता है। Let me see if I put omega 6 there or not. Maybe later on in the solution I have. आप लोगों ने ओमेगा 3 और ओमेगा 6 नाम सुना होगा। वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर दोनों होते 3 एंड ओमेगा 6, और दोनों हमें चाहिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। ओमेगा 3 थोड़ा ज्यादा चाहिए, ओमेगा 6 थोड़ा कम चाहिए। अब दोनों में फर्क ये है कि ओमेगा 6 से इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स में और ओमेगा 3 से नहीं होती है। तो ये जो वेजिटेबल ऑयल्स यहाँ लिस्ट लिखी है, इनमें ओमेगा 6 बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, मतलब हमारे जॉइंट्स के अंदर उनको एक तरह से तकलीफ देता है, जिसकी वजह से वहां पे अंदर आपके वो लाल हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, उसको इन्फ्लेमेशन। तो ये इन ऑयल्स की वजह से। सो वेजिटेबल ऑयल्स को हम जितना कम करेंगे उतना ही हमारे जोड़ों का दर्द कम होगा। मैं बाद में आपको एक दो एग्जाम्पल शेयर करूंगी, आप और उनमें जिन लोगों ने ये बंद कर दिया और ये बंद कर दिया, ये बहुत कम कर दिया, उनके जोड़ों के दर्द कितने अच्छे से ठीक हो गए। ऑफ कोर्स ये स्लाइड पे तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सब समझ सकते हैं कि अगर ओबेसिटी होती है उससे क्रोनिक जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द रहता ही है, क्योंकि नेचुरली वेट ज्यादा घुटनों पे पड़ता है या और हिस्सों पे भी है, तो जॉइंट प्रॉब्लम्स होती है। अब ये इन सब कारण जो मैंने भी बताया आपको पीछे, चाहे वो खाना है, नॉनवेज है, चाहे वो मिल्क है, चाहे वो वेजिटेबल ऑयल है, चाहे वो मोटापा है, चाहे वो रॉन्ग पोस्चर है, मेन ये 5 कारण है ना, जो मैंने भी पिछले 5 स्लाइड में बताया। इन सब का जो मेन मुद्दा है, जो मेन कारण है, वो है इन्फ्लेमेशन। तो ये वर्ड अब आप समझिए, जोड़ों के दर्द इन्फ्लेमेशन से कैसे होता है। हमारी बॉडी में, हम सबकी बॉडी में भगवान जी ने, मतलब नेचर ने, इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है। और ये क्या है, ये हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, क्योंकि हमारी बॉडी में हम सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इतने सारे बैक्टीरिया, वायरसेस और कोई और जर्म्स जो अंदर जाते हैं,
उनसे बचाने के लिए हमारी बॉडी में नेचुरल व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और हमारा एक प्रोसेस है इन्फ्लेमेशन का, क्योंकि उसमें फिर इनको बैक्टीरिया वायरस को ही घेर लेते हैं और इनको मार देते हैं। तो ये हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो ये हमारे अलर्ट इम्यून सिस्टम को अलर्ट कर देता है कि भाई समथिंग इज रॉन्ग, और फिर एंटीबॉडीज बनेंगी और हमारा वो जो भी या तो चोट लगी है या कोई बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन हुआ है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जब गले में इन्फेक्शन होता है, थ्रोट इन्फेक्शन, तो वहां भी सूजन आ जाती है, रेड हो जाता है ना, तो वो ठीक करने के लिए है। लेकिन ट्रबल ये है कि अगर इन्फ्लेमेशन ज्यादा लंबे समय के लिए रहे तो उससे फिर दर्द होने लगता है और वो हिस्सा जो है बॉडी का वो डैमेज होने लगता है, वो टिश्यू मरने लगता है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो अब आप कैसे पहचानेंगे कि आपको इन्फ्लेमेशन है? जोड़ों का दर्द है जो वैसे भी अदरवाइज है। इन्फ्लेमेशन के 4 साइन होते हैं। अब आप देखिए कि वो हिस्सा रेड हो जाता है। अगर किसी को भी नी पेन है, आप लोग देखिए, सोचिए कि वो हिस्सा वो थोड़ा रेड हो जाता है, स्वेलिंग होती है, पेन होता है चलने में या इवन छूने से, और गर्म महसूस होता है। हाथ रखेंगे तो वो हिस्सा थोड़ा गर्म महसूस होता है। दीज आर द सिम्टम्स दैट दैट टिश्यू इज इन्फ्लेम्ड। अब इन्फ्लेमेशन 2 तरह की होती है कि या तो भाई कोई इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुआ टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए। अब जैसे थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो खाना सटका नहीं जाता क्योंकि वहां पे स्वेलिंग हो गई, गले के अंदर जो नली है वो सक्रिय हो गई, तो खाना कहते हैं ना थूक सटकने में दिक्कत हो रही है डॉक्टर साहब, क्योंकि इसके अंदर डॉक्टर के मुंह में टॉर्च लगा के देखता है, वो इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग हो गई वहां पे। पेन भी होता है, सटकने में दिक्कत हो रही है, और आप अगर हाथ लगा के देखेंगे वो आपको गर्म भी लगेगा, बड़ा सा है, कभी फीवर भी हो जाता है लोगों को, ये सब है, और वो रेडनेस अंदर टिश्यू में हो जाती है। तो ये दैट इज एक्यूट। कुछ दिनों के बाद, 5-7 दिन के बाद आपका थ्रोट इन्फेक्शन ठीक हो जाता है और आप नॉर्मल। दैट इज कॉल्ड एक्यूट इन्फ्लेमेशन। हुआ, बहुत जोर से हुआ, ठीक हो गया। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज जब वो लंबे समय तक हो। जनरली मेडिकल साइंस में क्रॉनिक बोलते हैं कि वो 3 महीने या उससे ज्यादा तक चले कोई भी जगह, तो उसको क्रॉनिक बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा घुटने का दर्द है या कंधे का दर्द है, वो लंबा चलता है, तब हमारे को प्रॉब्लम होने लगती है। अब ये इन्फ्लेमेशन जो हमने बात की कि जिसकी वजह से हमारा पेन होता है जोड़ों का और डैमेज होने लगता है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि किस वजह से हो रहा है, व्हाट इज कॉजिंग दिस इन्फ्लेमेशन, है ना। तो अब उसमें आप देखिए एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। अब हवा में आजकल आप देखिए पोल्यूशन में इतने केमिकल्स अंदर जा रहे हैं, नेचुरली फिर बॉडी हमारी उनको फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज वो बनाती है। तो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। दूसरा है पुअर डाइट विच इज हाई इन फैट्स एंड प्रोटीन्स, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। इंक्रीज्ड बॉडी वेट, थिनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू एक्सेस प्रोटीन, जो नॉनवेज वाले में खा रहे हैं या बहुत दूध पी रहे हैं। एंड मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस भी हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा कि भाई उसने दवाई ली और रिएक्शन हो गया, उसके सारी बॉडी पे रैश हो गए, रिएक्शन हो गया वो। तो कुछ मेडिकेशन से भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो ध्यान रखना है हमें। एंड स्ट्रेस। सो ये जो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किए कॉज, यही कारण है जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है और जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द या हमारे सिस्टम्स ठीक से काम नहीं करते। तो आर्थराइटिस पे जस्ट मैं थोड़ा सा बोलूंगी, क्योंकि जोड़ों के दर्द में जो एक मुख्य कारण है वो है आर्थराइटिस, वियर एंड टियर ऑफ द बोन्स। तो ये जो आर्थराइटिस होती है जनरली ये हाथों में, हिप्स में और नीज में होती है। कार्टिलेज के बीच में जो कार्टिलेज जॉइंट के बीच में जो कार्टिलेज होता है, इधर और इधर दोनों के बीच में थोड़ा सा जगह जहाँ पे फ्लूइड होता है, तो ये कार्टिलेज वियर एंड टियर होने से तो ये दोनों जोड़ आपस में रगड़ खाने लगते हैं। तो कार्टिलेज ब्रेक्स डाउन एंड अंडरलाइंग बोन्स बिगिन टू चेंज, और उनसे फिर वो दर्द होता है। डायबिटीज और दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से भी आर्थराइटिस हो जाती है। उसकी वजह से ये जो कार्टिलेज का ब्रेकडाउन है वो फास्ट हो जाता है डायबिटीज में। आफ्टर मेनोपॉज ऑल्सो लेडीज में फीमेल हार्मोन्स थोड़े कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे ये आर्थराइटिस का केस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जो बोन्स और कार्टिलेज को हेल्दी रखने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन, फीमेल हार्मोन जरूरी है। तो इस तरह से इन मेन कारणों से ओवरवेट, हार्मोनल इम्बैलेंस और ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से आर्थराइटिस होती है, और इनका मेन कारण है डाइट एंड एक्सरसाइज।
एंड आपने देखा होगा क्या कारण आर्थराइटिस में क्या क्या साइंस होते हैं, पेन होगा, जोड़ों में दर्द होगा, स्टिफ लगेंगे, और ज्यादा करके स्टिफ लगते हैं जब सुबह उठते हैं, या फिर हम बहुत देर तक बैठे हैं कुर्सी पे आधा एक घंटा और फिर खड़े होंगे, सोफे से खड़े होंगे, तब एकदम थोड़ी दर्द अकड़ाहट सी महसूस होगी जोड़ों में। एंड टेंडरनेस एंड स्वेलिंग अराउंड द जॉइंट, वो थोड़े वहाँ पे जोड़ों के आसपास स्वेलिंग हो जाती है। घुटने के आसपास तो आप सलवार में से या पजामी में से दिख जाती है लोगों की, उनकी जो स्वेलिंग होती है ना। एंड लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, तो जरा ऊपर नीचे होने में बॉडी के, आप लोग इतना अच्छा योगा कर रहे थे पर उन लोगों से आधे से ज्यादा पोज तो होंगे ही नहीं जिनको आर्थराइटिस होगी। ग्रेटिंग सेंसेशन, शायद आप लोगों ने नाम सुनाओ, किसी का होता है जब टखना, जब होते है ना खड़े हुए या बैठे तो घुटने में से आवाज आती है, कटक की आवाज आती है ना, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिंग सेंसेशन। तो वो उसमें भी मतलब है कि बोन्स आपस में थोड़ा सा कांटेक्ट में आ रही है ना, दैट्स कॉल्ड ग्रेटिंग सेंसेशन। और बोन स्पर्स, तो जो बोन ऊपर नीचे हो गई है, जिनमें घिस गई है, उनके कोई कहीं कोना निकल जाता है और उसकी वजह से फिर वो कोना हट कर है, बाकी जगह जगह ठीक है, एक जगह पे कोना टच कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड बोन स्पर्स। तो इन सब ये सारी चीजें जनरली आर्थराइटिस में हो जाती हैं क्योंकि बोन घिसी है। अब वो अंदर कोई बैठा तो है नहीं कि यूनिफॉर्मली घिसेंगी, कहीं ज्यादा घिस गई है, कहीं कम घिसी है, तो इसीलिए फिर वो अलग अलग तरह का, अलग अलग इंटेंसिटी का पेन होता है जोड़ों में। ये डायग्राम है एक नॉर्मल जॉइंट में जो मैं आपको बता रही हूँ, ये ऊपर की हड्डी, नीचे की, अगर ये नी जॉइंट माने तो भी, और ये बीच में जगह है जहाँ साइनोवियल फ्लूइड होता है जिसको आप सभी समझते हैं, और ये कार्टिलेज, जो व्हाइट लाइन है ये कार्टिलेज है ना। अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस में मैंने बताया कि ये हिस्सा दोनों घिस जाते हैं, दोनों कार्टिलेज देखो बीच के घिस गए और ये बीच का फ्लूइड खत्म सा हो गया क्योंकि यहाँ इन्फ्लेमेशन थी, ये फ्लूइड बनना बंद हो गया यहाँ मेम्ब्रेन से, तो दोनों हड्डियां एक दूसरे से रगड़ खा रही हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जो दरवाजे में भी हिंज होते हैं तो वो कब्जे होते हैं, तो वो अगर एक दूसरे से ऐसे टच कर लेंगे तो जब मुड़ेंगे तो वो दर्द, वो मतलब कच की आवाज तो आएगी ना और दर्द होगा। ये है बोन रब। इन केस ऑफ रूमेटॉइड जो पेन होता है उनमें ये नहीं होता है, उनमें कार्टिलेज ठीक रहते हैं लेकिन उनके अंदर यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट इन्फेक्शन विच कैन बी आइदर बैक्टीरिया और वायरस। तो वो यहाँ पे इसकी वजह से उनका जनरली स्वोलन रहता है और पेनफुल होता है। अंदर ही अंदर थोड़ा बोन घुलने लगती है, बोन इरोजन, लेकिन उनका कार्टिलेज ठीक रहता है। अभी हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस के ऊपर। अभी लग रहा होगा आपको जैसे बुलेट की तरह से मैं बोले जा रही हूँ। अभी मैं इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे आपसे क्वेश्चन। एवरीबody fine? Okay? Because I can't see your faces. That's the tragedy of having this type of sessions. Okay. So ट्रीटमेंट ऑप्शंस की अगर बात करें जोड़ों के दर्द में, तो उसके लिए ना हम कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज कर सकते हैं, करनी होती हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस, वेट लॉस, इंक्रीजिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। ये मैंने लाल में इसलिए किया है क्योंकि ये हमारे हाथ में है, जो हम करेंगे, कर सकते, करना चाहिए, जो मैं अभी बताऊंगी कि हमें करना चाहिए। ये चीजें जो उसके नीचे है ना, ये हो जाता है कि भाई सिचुएशन बहुत सीरियस हो गई, फिर हमें डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। ये हमारे अपने हाथ में है। मेडिकेशंस इफ नीडेड इंक्लूडिंग ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स, है ना। अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कभी कभी पेन किलर्स लेने पड़ते हैं, है ना। फिर और अगर कभी मान लीजिए लिगामेंट टियर हो गया और या फिर कहीं फ्रैक्चर हो गया था तो ब्रेसेस या क्रचेस या प्लास्टर लगवाना पड़ता है, वो भी जाना पड़ेगा, है ना। और सर्जरी होती है कि भाई किसी के बिल्कुल ही घिस गए, नी पेन और क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो गई तो उनको फिर नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ता है। तो अलग अलग सर्जरी ऑप्शंस हैं, ठीक है। हम इनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तो फिर अलग से टॉपिक हो जाता है डिटेल में। हम आज खाली यही करेंगे बात। तो अभी हमें हेल्दी बोन्स एंड मसल्स, क्योंकि हमारा जो असली मामला है जोड़ जो है उसमें बोन और मसल्स हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए बैलेंस्ड हेल्दी मील्स, क्योंकि देखिए टिश्यू है, बोन भी एक टिश्यू है, मसल भी टिश्यू है, और हमें उनको हेल्दी रखना है। तो हमें चाहिए बैलेंस्ड हेल्दी मील्स। हमें चाहिए विटामिन डी एंड कैल्शियम फॉर हेल्दी बोन्स। ये भी सबको पता है, हम छोटी क्लास से पढ़ते हैं कि विटामिन डी और कैल्शियम चाहिए, है ना। और फिजिकल एक्सरसाइज, उसके बिना भी काम नहीं होगा। जो आसन कर रहे हैं या और भी
वॉकिंग कुछ भी कर सकते हैं, वॉकिंग और एनी अदर एक्सरसाइज। फिर हमारी बॉडी को चाहिए सफिशिएंट ऑक्सीजन, तो प्राणायाम करते हैं हम, है ना। प्रॉपर स्लीप, क्योंकि प्रॉपर स्लीप इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन ओनली ये सारे काम भी काम करेंगे। तो क्योंकि हमारे टिश्यूज को रिपेयर और रीजनरेशन के लिए शांति वाला स्लीप का टाइम चाहिए। जो लोग को स्लीप की प्रॉब्लम रहती है, इंसोम्निया या ठीक से नहीं सो पाते हैं, तो वो कितना भी ये सब करें तो फिर उनकी हेल्थ थोड़ी खराब सी रहती है। तो स्लीप चाहिए प्रॉपर है, एंड रिलैक्सेशन, क्योंकि स्ट्रेस इज ऑल्सो ए फैक्टर। ये 3 चीजें हम आज नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम। आई विल बी ओनली फोकसिंग ऑन दीज एस्पेक्ट्स। एंड फूड इज द सॉल्यूशन फॉर जोड़ों का दर्द। अगर हमें जोड़ों का दर्द ठीक करना है, और जो हम अभी जिस तरह की मैं बात करने वाली हूँ, अगर आप उस तरह का खाना ऑलरेडी खा रहे हैं तो आई कैन बेट आपको जोड़ों का दर्द नहीं हो रहा होगा या नहीं होगा आगे जाके। और कुछ गड़बड़ है तो आप चेक करिए, अपने आप अपने अंदर चेक करिए। प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम लोग अभी राजा और रानी की तरह खाने लगे हैं, उतना ही रिच खाना जो पहले खाली राजा रानी खाते थे और वो ऐसे हो जाते थे, वो लेटे रहते थे, उनके लिए नौकर है हर काम के लिए, पैर उठाने के लिए, हाथ उठाने के लिए, सबके लिए। तो खाना तो हम वैसा खाने लगे हैं, लेकिन काम हमें फिर भी नॉर्मल आदमी की तरह, मिडिल क्लास की तरह करना पड़ता है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो हमारा जो भी आजकल का खाना है, अवर फूड इज कुक्ड विद लॉट्स ऑफ घी एंड ऑयल, है ना। आई एम टॉकिंग जनरली, है ना। आप लोग कोई पर्सनली मत लेना, मैंने जनरल पॉइंट्स लिखे हैं जो मैंने देखे हैं लोगों में, है। हम लोग आटा बहुत खाते हैं, गेहूं का आटा, रोटी जनरली हमारी स्टेपल डाइट है। और मैं आपको भी बताने वाली हूँ कि वो उतना हेल्दी नहीं है। आटा, मैदा हो गया, कितने स्नैक्स में है। हम बोलेंगे हम तो जी मैदा खाते नहीं, लेकिन आप अगर देखेंगे हमारे कितने स्नैक्स में मैदा चला जाता है। बिस्किट, कुकीज, डाइजेस्टिव बिस्किट, सब में मैदा होता है। एंड शुगर, एनिमल प्रोडक्ट्स। अभी तो कुछ कुछ लोग इसको फैशन स्टेटमेंट या वो साइन ऑफ मॉडर्निटी मानते हैं कि भाई हम तो नॉनवेज खाते हैं, जो नहीं खाते हैं तो भाई आप तो बैकवर्ड हो। एनिमल प्रोडक्ट्स, एग्स, डेयरी, एंड वी बिकम ओवरवेट एंड ओबीस। जब हमारा खाने में ये सारी चीजें होंगी तो नेचुरली फिर वो ओवरवेट तो होंगे, क्योंकि दे आर ऑल लोडेड विद फैट्स एंड शुगर, एंड दैट इज व्हाट विल लीड टू एक्सेस वेट। तो हमें, हमारा क्वेश्चन है, विल फूड हेल्प इन द जॉइंट पेन? ये हमने जो भी कारण मैंने आपको पिछली स्लाइड पे दिखाए थे, तो क्या खाने से हम ये सब चीजें ठीक कर सकते हैं? और आंसर इज यस, वी कैन डू दैट, एंड इट हैज बीन सीन इन लॉट्स ऑफ रिसर्च पेपर्स। और इवन मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में, मेरे अपने साथ और मेरे कितने फ्रेंड्स के साथ जो हमारे योगा ग्रुप में बताते हैं, बहुत लोगों के जोड़ों के दर्द कम हो गए या ठीक हो गए जब उन्होंने ये चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस किए हैं वो हम बात करेंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए ऊपर का जो डायग्राम है यहाँ पे, फूड्स दैट इलिमिनेट इन्फ्लेमेशन। अभी अगेन आप सब लोग ये जानते ही हैं, हल्दी, जिंजर, प्याज, लहसुन, ये माने जाते हैं जिनसे इन्फ्लेमेशन कम होता है ना। इसके अलावा बेरीज, ब्रोकली, पाइनएप्पल इज वेरी गुड, इट हैज ब्रोमेलिन विच हेल्प्स, जोड़ों का दर्द कम करने में हेल्प करता है। हरी सब्जियां बहुत फायदा करती हैं। हेल्दी फैट इन द फॉर्म ऑफ एवोकाडो। चलो इंडिया में देखिए मिलता है, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, अगर मिलता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। और नट्स एंड सीड्स, हम ये जो खाते हैं ना सारे लोबिया, बीन्स खाते हैं, और जो सीड्स खाते हैं छोटे वो होते हैं पाइन नट्स या जो भी सीड्स, एंड बेरीज। These are the type of foods that eliminate inflammation. ये हेल्दी कैटेगरी में आते हैं। अब इनमें से आप सोचें कि भैया ये कुछ तो मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। आप मोटी मोटी यहाँ पिक्चर देखिए, ये सारी चीजें हमारे आसपास मिलती हैं। हरी सब्जियां खा रहे हैं, और मिलेट्स हो गए, और नट्स हो गए, बेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं, उसकी जगह पे अपने यहाँ पे रसभरी मिलती है, और उनमें भी वही गुण है ना जो अपने यहाँ मिलती हैं। ओट्स हैं, आजकल बहुत लोग ओट्स खाने लगे हैं। ये फूड्स दैट कॉज इन्फ्लेमेशन। आप सभी लोगों से मैं अनुग्रह करूंगी, आप ये वाला ये चीजें देखिए कि क्या भी खा रहे हैं। मार्जरीन, कुछ लोगों ने ना घी और बटर कम कर दिया और ब्रेड के ऊपर मार्जरीन लगाने लगे। मार्जरीन का मतलब है आप प्लास्टिक खा रहे हो।
क्योंकि वो वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजिनेशन करके वो हार्ड उन्होंने बना दिया मार्जरीन. इट इज एज बैड एज ईटिंग प्लास्टिक. व्हाइट शुगर तो सबको ही पता है, फास्ट फूड, ग्लूटेन, गेहूं और गेहूं से बनी चीजों में ग्लूटेन होता है, मीट, एग्स एंड डेयरी, ये चीजों से इन्फ्लेमेशन होता है. जोड़ों के दर्द में ये सब चीजें जहर का काम करती हैं, ट्रिगर करती हैं उनको. ये बिल्कुल रिसर्च ने दिखा दिया है. इवन वीट एंड वीट प्रोडक्ट्स आर नोन टू कॉज इन्फ्लेमेशन. उसकी वजह से जोड़ों का दर्द शुरू होता है. तो हम किस तरह का खाना खाएं? वेजिटेरियन डाइट, है ना. तो हमारी डाइट में स्टार्ची एंड नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हों, लेग्यूम्स हों. अब मैं इनका बता देती हूँ. स्टार्ची का मतलब है जैसे पोटैटो, गाजर, स्वीट पोटैटो, अरबी, जिमीकंद, वो स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं जो वो मोटी होती हैं. और नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स में आपकी बाकी सब्जियां, कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड बीन्स, ये सारी, मटर, ये सारी नॉन स्टार्ची में आ जाती हैं. तो मतलब मोटी भाषा में है कि सारी सब्जियां खानी है, क्योंकि हमें तो दोनों टाइम खानी है ना. लेग्यूम्स में आ जाते हैं आपके दालें, ज्यादा करके साबुत दालें, साबुत मूंग, लोबिया, चने, काले चने, छोले, होल ग्रेन्स लाइक मिलेट्स. आप लोगों ने सुना होगा आजकल इंडिया में भी मिलेट्स काफी पॉपुलर हो गए हैं. अपने यहाँ जो मोटा अनाज बोलते हैं ना, ज्वार, बाजरा, रागी, मिलेट्स, वो अच्छे हैं, हेल्दी हैं. एंड सम फ्रूट्स. वेजिटेरियन डाइट, एज द नेम सेज, इट शुड नॉट हैव, इट एक्सक्लूड्स ऑल एनिमल फूड्स, जो हम अभी पहली स्लाइड में भी बात करी. मीट, एग्स, फिश, डेयरी, लोग चिकन विकन जो भी है ये सब नहीं माने जाएंगे. वेजिटेरियन डाइट वाले नहीं खाएंगे. पर इसमें ज्यादा प्रॉब्लम एग और डेयरी की है, क्योंकि लोग आजकल एग को भी वेजिटेरियन मानने लगे हैं, है ना. एंड रिफाइंड ऑयल्स, दीज आर द मेन कल्प्रिट्स. जोड़ों के दर्द के लिए ये सबसे बड़े कल्प्रिट्स हैं. लिमिटेड अमाउंट ऑफ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, कोल्लू का निकला हुआ तेल, या जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन या कोल्लू से निकला हुआ तेल, वो ठीक है. आप वो सरसों का तेल खाएं, नारियल तेल खाएं, तिल का तेल खाएं, पर वो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हो. और घी, ये हम यूज कर सकते हैं लिमिटेड अमाउंट्स में. भाई कोई सब्जी मान लीजिए तेल की बिना बन ही नहीं सकती. करेला है मान लीजिए, या भिंडी है, चलो थोड़ा सा डाल लेंगे, है ना. लेकिन हम आलू गोभी, जैसे मैंने शाम को आलू और पत्ता गोभी बनाई है, तो बिना तेल के बनाइए. तो जो चीज बिना तेल के बना सकते हैं वो बिना तेल के बनाए. एंड इस तरह के खाने में फिर हमें कैलोरीज नहीं सोचनी पड़ती और मोटे हो ही नहीं सकते. अगर हम ये इस तरह का खाना चूज करेंगे तो आप पेट भर के खा सकते हैं, बिना सोचे कि भाई मैं थोड़े कम खाऊं, मोटे हैं, पतला वेट होना है. एंड वी नीड टू स्टॉप टेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, सोडाज, फास्ट फूड एटसेट्रा. कई लोगों की आदत होती है, या तो कह लीजिए रिलैक्स करने के लिए रात को डिनर के टाइम में एक साथ में पेप्सी कोक या जीरो डाइट कोक ऐसा कुछ ले लेते हैं, सोडा ड्रिंक ले लेते हैं. उनके अंदर बहुत सारी कैफीन और शुगर होती है. तो अगर हमें हेल्दी रहना है, वंस इन ए वाइल इन ए पार्टी इज ओके, लेकिन अगर हमें हेल्दी रहना है तो ये हमें नहीं लेना चाहिए. तो आप इस तरह की ये ले सकते हैं खाना. नाउ जोड़ों के दर्द के लिए जो मैंने बताया, ये जनरली हेल्दी डाइट, वेजिटेरियन डाइट जो लेनी चाहिए. अब जोड़ों के दर्द के लिए मैं आपको इस वाले स्लाइड पे ये बता रही हूँ कि रिसर्च ने दिखाया है, 2015 स्टडी, कि जो लोग वो उस तरह की वेजिटेरियन डाइट खा रहे थे तो उनका आर्थराइटिस पेन जस्ट 2 हफ्ते में कम हो गया. और 6 हफ्ते के बाद तो उनकी बॉडी नॉर्मल, ऑलमोस्ट नॉर्मल, बेटर फंक्शनिंग होगी. तो क्योंकि वेजिटेरियन खाना खाने से एक्सेस वेट कम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, एंड हैंस की वजह से आपकी समस्याएं जोड़ों के दर्द की कम हो जाती हैं. अब जो बीच में मैंने बताया 2 हड्डियों के बीच में जो सिनोवियल फ्लूइड होता है, जो लुब्रिकेशन का काम करता है, तो वो कहाँ से मिलेगा, क्या खाएं जिससे वो अच्छा बने, वो जो बीच का लिक्विड है सिनोवियल फ्लूइड. हरी सब्जियों में जो ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, जो भी ना पर्पल कलर के या ब्लू कलर के या ग्रीन कलर के, रेड कलर के टोमेटोज, ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में नट्स, सीड्स और फूड्स हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, उनसे फिर हमारा सिनोवियल फ्लूइड अच्छा बनता है. कहने का मतलब है जोड़ों का दर्द अगर हमें बचाना है अपने को, या अगर हो गया है तो ठीक करना है, तो हमारा फोकस हरी सब्जियों पे,
कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे, जो भी आप सैलेड में लेते हैं, बीट रूट, चुकंदर, टमाटर, खीरा, ये सब चीजें, नट सीड्स, और फूड्स हाई इन ओमेगा 3। इसमें मैं 2-3 नाम आपको बता सकती हूँ। वॉलनट्स, अखरोट की गिरी, ओमेगा 3 हाई होता है उसमें, है ना। और एक चिया सीड्स करके आते हैं, आजकल इंडिया में भी मिलते हैं, CHIA, चिया सीड्स, तो वो आप ले सकते हैं अगर चाहें तो, है ना। और अनियन एंड गार्लिक एंड फर्मेंटेड फूड, दे ऑल्सो, ये इनसे भी हमारे वो बीज का जो लिक्विड है वो अच्छा बनता है। तो हमें, क्योंकि स्टिमुलेंट का काम करते हैं अनियन एंड गार्लिक। किसी ने अगर रिलीजियस रीजन से छोड़ा है या फिर मेडिटेशन की वजह से छोड़ा है तो फिर कोई बात नहीं, आप ये सारी चीजें तो खा रहे हैं ना, तो ये नहीं है कि अगर हम तो अनियन गार्लिक खाते नहीं है तो क्या करें, डरने की बात नहीं है, ये खा रहे हैं तो भी बिल्कुल ठीक है। और पानी ठीक से पीना है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि पानी की कमी की वजह से ही जोड़ों का दर्द हो जाता है। और जैसे ही आदमी ने, क्योंकि वो पानी पीते नहीं, कहते हैं हमें ध्यान ही नहीं रहता, पूरे दिन में हमने पानी पीते ही नहीं, बस जो खाने में थोड़ा बहुत चला गया। उन लोगों ने जैसे ही थोड़ा पानी पिया, 1 लीटर पानी या कुछ बढ़ाया, तो उनका जोड़ों का दर्द कम हो गया। सो कीप फोकस ऑन वाटर रादर देन ऑन ड्रिंक्स। And I just put some pictures to show that we have so much of variety. You know, सिंगापुर में लोग मेरे से कई बार पूछते हैं कि भाई अलका, आप तो वीगन हो तो बड़ा बोरिंग सा होता होगा, चिकन इज सो टेस्टी, ऐसे मेरे को बोलते हैं लंच टाइम में मेरी कॉलीग्स कई बार। तो मैं उनको बताती हूँ कि मैंने कहा यार कभी आके घर में खाना खाओ और देखो कि हमारे पास कितनी वेराइटी है, कितने सब्जियां, फल हैं। हम कोई ऐसे थोड़ी है कि तरस रहे हैं कोई खाने को। अब आप देखिए कितनी अच्छी लोबिया बनाते हैं और कितने बढ़िया वो लगते हैं। नेक्स्ट वी कम टू विटामिन डी एंड कैल्शियम। खाने की बात हमने अभी कर ली कि हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए, है ना, वेजिटेरियन हो, थोड़ा तेल कम हो उसमें। अब दूसरी बात आती है कैल्शियम और विटामिन डी की, टू कीप बोन्स स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बोन्स का मेन कॉम्पोजिशन है कैल्शियम। तो अभी मार्केट में आपको विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स मिलते हैं, और काफी लोग आप में से शायद ले भी रहे होंगे कैल्शियम के सप्लीमेंट्स। और विटामिन डी डेफिशिएंसी आजकल काफी निकलती है, तो डॉक्टर उनको कॉल कैल्सीफेरॉल के सैशे दे देते हैं, हफ्ते में 1 बार ये ले लो, और इस तरह का चलता है। लेकिन इनके सप्लीमेंट लेने की बजाय आप इनको नेचुरल सोर्सेज से लें तो बेटर है, क्योंकि तब आपकी बॉडी इनको एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, विटामिन डी के लिए थोड़ी देर सूरज में बैठे, धूप में बैठे, अलग अलग टाइम पे धूप में बैठे। और कैल्शियम के लिए आपको वो खाने, वेजिटेरियन खानों में, कुछ खानों में मिल जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। क्योंकि लोगों को ये समस्या रहती है कि भाई अगर हम दूध नहीं ले रहे हैं तो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा। ये आप देखिए, तिल के लड्डू, हम लोग के घरों में तिलकुट, तिल के लड्डू, मैंने परसों तिलकुट बनाया अपने घर में, उसमें तिल भी गया और गुड़ भी गया, ना कोई एक्स्ट्रा तेल घी लगा, है ना। तो तिल, सेसमे सीड्स, वेरी गुड। मखाने भी पहले लोग खाली हम त्योहारों में खाते थे, नवरात्रों में खाते थे, आजकल आप लोगों ने देखा होगा रिवाज हो गया है, धीरे धीरे पॉपुलर हो गए हैं। वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम इज मखाने। 8-10 मखाने भी अगर आप रोज खा लेंगे, चाहे तो स्नैक या किसी सब्जी में पीस के ऐसे डाल दें, तो हो गया, आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी। एक छोटा लड्डू खा लो या थोड़ा सा तिलकुट खा लो, आधी कटोरी होगी आपकी कैल्शियम, मोर देन एनफ। स्वीट पोटैटो, शकरकंदी इज अनदर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। एक्चुअली शकरकंदी तो पूरा खाना है, इसमें सब कुछ मिलता है, सारे विटामिन, सारे मिनरल मिलते हैं। सोयाबीन है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, हरी सब्जियां हैं, शाक वाली, ब्रोकली, लेडीज फिंगर, ये इन सब चीजों में खूब आराम से कैल्शियम मिलता है। अब आप खुद ही देखिए, हम हरी सब्जियां भी खा रहे हैं, आप लोग ब्रोकली भी खा रहे हो, भिंडी भी बनती है हमारे यहाँ, है ना। थोड़े से तिल और मखाने और ऐड कर दीजिए अगर आप उतना नहीं खा रहे हैं, आपको कैल्शियम की कमी हो ही नहीं सकती। ओमेगा 3 मैंने आपको बताया ना, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3। ओमेगा 6 से इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, ओमेगा 3 से कम होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंड ओमेगा 3 अब आप देखिए कहाँ से मिलते हैं, अखरोट से मिलते हैं, काजू से मिलते हैं, इवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी है। देखिए हरी पत्तियों में है, टोफू में है, तो ऐसे कोई कमी थोड़ी है कि हम कहाँ से मिलेंगे। और हमें क्या खाना अवॉइड करना चाहिए, ये एक मैंने कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बना दी, ऑलरेडी कई बार बोल चुकी हूँ मैं इनको दूसरी स्लाइड में, पर ये यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। मिल्क, चीज एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, इनसे जोड़ों का दर्द फ्लेयर अप हो जाता है, बढ़ जाता है।
प्रोसेस स्नैक्स एंड प्री पैकेज्ड मील्स। तो मेरी कोई हल्दीराम से दुश्मनी नहीं है, पर मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए कि जो भी हम इतने सारे स्नैक्स हमारे घर में होते हैं ना, वैरायटी ऑफ मिक्सचर, नमकीन, और आजकल तो वो रेडीमेड खाने भी आने लगे हैं, है ना, गरम करो और सब्जी निकल जाएगी, वो सब में होता है। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स इन वेजिटेबल ऑयल्स, केन शुगर एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर। डायबिटिक लोग, काफी लोग वो इक्वल या सुक्रेलोस ये नाम से आते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर। आपको जोड़ों के दर्द बढ़ाने हैं, करने हैं, खाइए आराम से, पर एक बार छोड़ दोगे, आप शुगर बंद कर दोगे तो आपका टेस्ट ठीक हो जाएगा एक हफ्ते बाद और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आर्टिफिशियल स्वीटनर के तो अलग से मैं बता सकती हूँ, उसके तो हार्ट पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है, तो वही हमें देखना है कि उसका फायदा है कि नुकसान है ना। नॉनवेज खाना, फ्राइड खाना एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लाइक मैदा, ये सारे के सारे जोड़ों का दर्द या तो इनिशिएट करते हैं या अगर किसी को है तो बढ़ाते हैं। अब आप देख लीजिए कि आपके रोज के खाने में इनमें से कुछ जा रहा है क्या, और अगर जा रहा है तो उसको कम करना है या हटा दो, और फिर आप देखिए आपका जोड़ों का दर्द कैसा है। नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट विच इज द एक्सरसाइज एंड योगा। अभी जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, अपने बॉडी में मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि देखिए बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने बात कर ली कैल्शियम की, क्या खाएं, है ना। अब मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ही उसका तरीका है, यूज एंड डिसयूज थ्योरी। ये हमारी इवोल्यूशन ऑफ मैन में है, यूज एंड डिसयूज। जो भी आप यूज करोगे वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, बढ़ेगा। मसल्स को आप यूज करोगे वो स्ट्रॉन्ग रहेंगी, और मसल्स को यूज करना बंद कर दो तो वो मर जाएंगी। किसी को भी जब प्लास्टर चढ़ता है, फ्रैक्चर होता है, आप लोगों ने देखा हो, उसके बाद फिजियोथेरेपी जाना पड़ता है, हड्डी तो जुड़ गई, फिजियोथेरेपी क्यों जाते हैं? क्योंकि उस प्लास्टर वाली जगह के मसल्स अब वो वीक हो गए हैं, क्योंकि उनको यूज नहीं किया जा रहा था। सो फॉर स्ट्रेंथनिंग मसल्स द ओनली थिंग विच वर्क्स इज यूज एंड डिसयूज थ्योरी। उसके लिए हमारे को एक्सरसाइजेस करनी है, जो भी आप लोग योगा में आसन कर रहे हैं वो सब होंगे। मैंने तो बस यहाँ पे कुछ थोड़े से एग्जाम्पल ही लिखे हैं बताने के लिए, कि जैसे फॉर एग्जांपल घुटने में तो हमें ऊपर के और लोअर लेग के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है ना। ये घुटना बीच में है, ये थाई मसल यहाँ पे जो है क्वाड्रिसेप्स, और पीछे हैमस्ट्रिंग्स हैं, और नीचे के जो लोअर लेग के मसल्स हैं गैस्ट्रोक्नीमियस, सोलियस, वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। तो वो हमें करने हैं ताकि हमारे मसल्स की पूरी मूवमेंट रेंज पूरी रहे, और उसके लिए फिर हमें अपना वेट भी मेंटेन करना है। तो उसके लिए कुछ वो हैं, पोजेस हैं जो पिक्चर में देख के ज्यादा आसान रहेगा। ये सब ऐसे आप लोग अभी योगा में कर रहे थे, मैं देख रही थी। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, जिन किसी के जोड़ों में, खासकर घुटने में अभी भी दर्द हो और सीवियर दर्द हो, वो ये कुर्सी पे बैठ के सिंपल तरीके से धीरे धीरे पैर को ऐसे सीधा उठाएं, तान के रखें थोड़ी देर, कुछ सेकेंड्स, और फिर धीरे से नीचे कर लें ऐसे। This helps in strengthening. It will put a stretch on the calf muscles here as well as on the quadriceps. So very good for strengthening the muscles. And ये हम क्यों इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारे मसल्स हैं, जैसे आप देखिए लोअर लेग में, तो जो मसल्स हैं बीच में, इनके बीच में से ब्लड वेसल्स जा रहे हैं जहां से ब्लड सप्लाई जाएगी। जब हमारे मसल ये एक्सटेंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उनके बीच में से जो ब्लड अच्छे से जा सकता है वापस हार्ट की तरफ। जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्लड ऐसे नीचे से पुश हो जाएगा। अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं एनफ क्वांटिटी में, एनफ तरीके से, तो ये ब्लड हमारा नीचे ही रहेगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा लोगों की स्वेलिंग हो जाती है एंकल एरिया में, है ना, और वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। वो इसीलिए होती है कि जब हमारे मूवमेंट्स ठीक नहीं हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो हमारे को ये जो है लिफ्टिंग द लेग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हियर टू हियर। एंड किसी के अगर काफी दर्द है, मान लीजिए लग रहा है चला ही नहीं जा रहा, घुटने में दर्द है, उसके लिए इमीडिएट रेमेडी है कि आप ऐसे किसी टेबल पे ऐसे बैठिए जिसमें पैर ऐसे करके बैठ सकते हैं, और फिर पैरों को ऊपर नीचे एक दूसरे के ऊपर कैंची की तरह थोड़ा ऊपर नीचे, शुरू में धीरे होंगे, धीरे धीरे बढ़ जाएगी स्पीड। इससे आप पाएंगे, क्योंकि उनकी यहाँ पे जो है ना, वो मसल्स की जो दो बोन्स थी, फीमर एंड टिबिया, उनमें थोड़ा मूवमेंट हो जाएगा, तो वो
बहुत अच्छा मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए भी है, और मूवमेंट होने से वो आपकी पेन की फीलिंग कम हो जाएगी। जब आप खड़े होंगे तो आपको थोड़ा लेस पेन महसूस होगा। Squatting is a very good exercise for strengthening all the muscles of the leg, whether it is quadriceps on the top of thigh, hamstring नीचे, या यहाँ पे आपके ये calf muscles. Squatting is very good. और ये सब अलग अलग नाम है। स्क्वेटिंग हो गई, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो गया, कुर्सी के सहारे ऐसे पैर को खड़ा करके आप स्ट्रेच करें, यू विल फील ए नाइस स्ट्रेच ऑन द काफ मसल्स। ये हम जो ब्रिज पोज करते हैं, अभी शायद आप नौकासन ब्रिज पोज से ग्लूट ब्रिजेस है ना, और पैर उठाना, ये इन सब में आप देखेंगे मेन पर्पस इज यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस फॉर दैट पार्ट। अगर हमें लेग को, नी पेन को, हिप पेन को, इनको ठीक करना है तो इस तरह की लेग मसल्स की एक्सरसाइज करनी है। ये मैंने देखा है, ये पारस मुद्रा बोलते हैं इसको। आई हैव फाउंड दिस टू बी वेरी यूजफुल। जब कभी मैं लॉन्ग आवर्स खड़ी होती हूँ कॉलेज में और शाम को थोड़ा थकान सी लगती है, आई डू इट फॉर फ्यू मिनट्स और इससे बहुत रिलैक्सेशन मिलती है। ये नी पेन के लिए है। तो ये जो है ये बॉम्बे में रहते हैं, मिस्टर पारस मल दुग्गड़ नाम है इनका, और इन्होंने ये बताई मुद्रा, तो बाद में मैं आपको दिखा सकती हूँ। शियाटिका पेन के लिए अभी जैसे वो दीदी बता रही थी, दीपशिका दीदी, तो ये शलभासन, सेतु बंधासन, ये ब्रिज पोज है ना, पैर को ऐसे ऊपर करना, खींचना, अगेन क्योंकि उसमें शियाटिका पेन आपको पता है यहाँ पे जो है ना L4 या S1 जो बिल्कुल लोअर बैक पे हिप के जंक्शन पे, वो वहां से फिर नर्व जा रही है नीचे, तो हमें उस वाले हिस्से पे यहाँ पे हमें देखना है। तो यहाँ पे जैसे ये है तो ये है, तो वो जब हिप को कोई भी इसमें स्पाइनल ट्विस्ट बोलते हैं, जो अभी आप कर रहे थे, आई थिंक उसको आप मर्कट आसन बोले, स्पाइनल ट्विस्ट, तो दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर sciatica पेन। Okay, then we have some for back pain, and again the cat and cow is very good for back pain क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड की है, स्पाइन की मसाज हो जाती है इसमें। ये शशक पोज, शशक आसन, चाइल्ड पोज इज वेरी गुड अगेन फॉर बैक पेन। इसमें इजी टू डू, नो स्ट्रेन, बैक पेन वाले भी आराम से कर सकते हैं, है ना। ताड़ासन इज वेरी गुड, एंड इवन दिस ऑल्सो इज वेरी यूजफुल for back pain as well as for relieving any swelling in the ankles. Yeah. Okay. Now we come to the last but one slide, and this is regarding the muscle pain कैसे कम करें। अभी हमने जो बात करी है वो आसन से, वो जॉइंट की बात करी है। आसन के अंदर जॉइंट पे होता है क्योंकि वो पूरा बोन मसल सारा हिल रहा है ना, तो जॉइंट पे हो रहा है। मसल पेन के लिए अगेन हमें स्ट्रेंथन करनी है मसल्स को, तो उसके लिए स्ट्रेचिंग इज गुड। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, चाहे वो ताड़ासन है या वो होता है ना ऐसे बेंड करने का, मसाज इज ऑल्सो वेरी गुड। कैट एंड काउ स्ट्रेच इज गुड फॉर रिलीविंग मसल पेन, एंड हम उसमें हीटिंग पैड भी यूज कर सकते हैं अगर किसी मसल में पेन है और इन्फ्लेमेशन दिख रही है। एंड काफ क्रैम्प ऑल्सो इज वेरी गुड, वो जो कुर्सी में बैठ के पैरों को नीचे से ऊपर उठाना। ओके, नाउ दिस स्लाइड इज वेरी डियर टू, वेरी क्लोज टू माय हार्ट। ये मैं आपसे एक बात बताना चाहती थी कि हम लोग सोचते हैं कि भाई जिम जाएं या हम लोग आसन करें या फिर वॉकिंग पे जाएं, उसी में एक्सरसाइज होगी। लेकिन अभी धीरे धीरे, एक्चुअली अभी तो धीरे धीरे साइंस प्रूव करने लगी है। पिछले 20 साल से इसमें बड़ा काम हो रहा है, और आप लोगों ने महसूस किया होगा कि अगर हम अपने घर के काम भी अगर अपने आप से करें तो उसमें भी हमारी बॉडी में मूवमेंट हो जाती है। तो वी हैव टू स्टार्ट डूइंग अवर रूटीन हाउस होल्ड चोर्स। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सारा का सारा मेड हटा दें और झाड़ू पोछा सब खुद करें, लेकिन मेरा मतलब है थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं थोड़ा बढ़ा दें उसमें। टू अवॉइड muscle aches and pain, we need to engage them daily in simple movements. तो मतलब ये है कि मैंने पहले लिखा था हेल्पर्स पे डिपेंडेंसी कम करनी है, तो छोटे छोटे काम, पानी पीने जाना है खुद ले लें, ना कि नौकर को आवाज लगाएं कि पानी दो। आप बैठे हैं सोफे पे धसे हुए बैठे हैं और वहीं पे टीवी देख रहे हैं तो वहीं पे चाहिए। मतलब आपका मतलब आप नहीं, जो और कोई लोग हैं, आप सब लोग तो बड़े बहुत अच्छे लोग हैं।
Pay attention to the correct posture when sitting and standing. Again, very very important point. मैंने एक जगह पढ़ा था योगा और आयुर्वेदा की बुक में कि भैया या तो बैठो या लेटो. ये जो हमारी बीच की स्थिति हो गई है ना, इन द नेम ऑफ वॉचिंग टीवी एंड रिलैक्सिंग, आधे लेटे से हमारे उसी तरह के सोफे हो गए हैं, उसी तरह की हमारी आर्म चेयर्स हो गई हैं, उसकी वजह से हमारी हेल्थ खराब हुई है, पोस्चर गड़बड़ हुआ है. Engage in regular walks, stretching, etc. And specific asan and exercise can be done if our movements are not enough. अगर कोई अपने रूटीन के काम में ही बॉडी को हिला रहा है तो उसको फिर एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है. मैं अभी आपको इसका एक एग्जांपल अभी ये स्लाइड बंद करके बताती हूँ. अभी हाउस होल्ड में देखिए, अगर हम सारा नहीं करें पर थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं. जिनके घर में थोड़ा गार्डनिंग है, अगर गार्डनिंग करेंगे तो सोचिए जरा, वो आसन करने की जरूरत ही खत्म हो गई. वो जो है ना कपोट आसन, डिफरेंट आसन, उगड़ू बैठना, पैर में ऐसे और ये कर रहे हैं कुदाली, कितने सारे बॉडी के मसल्स मूव हो रहे हैं, एंड ऑल डिफरेंट एक्टिविटीज. एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड, समरी स्लाइड फॉर टुडे. व्हाट वी शुड रिमेंबर, अगर हमें जोड़ों के दर्द को प्रिवेंट करना है, राइट फूड फॉर द बॉडी, ट्राई टू अवॉइड इन्फ्लेमेटरी फूड्स जो हमने अभी बात किए हैं. राइट फूड फॉर द माइंड, हमें अपने इमोशंस एंड सबकॉन्शियस माइंड, अपना थिंकिंग अच्छा रखना है, पॉजिटिव रखना है. डूइंग हाउस होल्ड वर्क एंड वॉकिंग, जितना हम कुछ कर सकते हैं ताकि हमारा शरीर हिलता रहे थोड़ा बहुत. एंड रेगुलर योगा, आसन, प्राणायाम, एंड ऑफ कोर्स माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए. And this is the last slide. मैम, जैसे मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द था, कट कट की आवाज आती थी. एक मिनट, एक सेकंड. रेखा जी, भैया अनिल भैया, आप ये बताइए, वो शेयरिंग तो बंद हो गई ना मेरी स्लाइड की? जी, शेयरिंग बंद हो गई है. जो लोग अभी पूछना चाहते हैं वो एक बार अपने यहाँ पर एक सिंबल है जिससे हाथ खड़े कर सकते हैं. हम लोग एक एक करके प्रश्न पूछें. प्रश्न करते हुए संक्षेप में करें और बहस ना करें, है ना, चर्चा ना करें, केवल अपना प्रश्न करें. यद्यपि ये सेशन लंबा हो गया परंतु मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों की जिज्ञासाएं हैं, तो हम रेखा जी से ही शुरू करते हैं. और बाकी लोग भी जो बीच में करना चाहें अपना हाथ खड़ा कर लें सिंबल के माध्यम से. हम उनसे एक एक करके पूछेंगे. बहुत धन्यवाद अलका जी, बहुत अच्छा लंबा विस्तृत सेशन रहा और आशा है सब लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा. निश्चित रूप से हम आपकी परमिशन से आप चाहेंगे तो बाद में स्लाइड्स भी शेयर कर सकते हैं. हाँ ठीक है भैया कर सकते हैं. जी. रेखा जी आप पूछिए. आप? हाँ जी मैम, मेरे घुटनों में 15 दिन पहले बहुत ज्यादा पेन था, कटकट की आवाज आती थी, तो मैं फिजियोथेरेपी जा रही हूँ सेरा जिम वाली, तो उससे आराम तो मिल रहा है. और मैंने थोड़ा डाइट, वेट ज्यादा है, डाइट में भी थोड़ा अपना कंट्रोल किया है, तो इससे मुझे आराम मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा. आप खुद ही तो बता रहे हैं सॉल्यूशन, फिजियोथेरेपी करा रहे हैं और खाने में चेंज किया है, 100% मिलेगा. और अभी हमने जो बात की है ना खाने के अंदर जिनसे बढ़ता है, आप अपने मन में चेक करिए कि भाई उनमें से कुछ ले रहे हैं क्या, और अपने मन में उसको चेंज करने की सोचिए. ऐसे अभी जो अनिल भैया ने बोला है, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ आर्गुमेंट, इट्स ए मैटर ऑफ व्हाट क्लिक्स विद यू. आपको क्या जचता है, क्योंकि जब तक आपकी कन्विक्शन नहीं होगी, देखिए ये मेरी कन्विक्शन है, मैं उसके बेसिस पे बता रही हूँ कि ये अच्छा है या नहीं है ना, पर आपके मन में जो बैठ जाएगा कि भाई ये मेरे को उससे फर्क पड़ा, बस आप मत लीजिए वो. एंड उसमें मैं उसके लिए एक बात ये बताना, मैं सबको कहना चाहती हूँ, सबके लिए, क्योंकि सब आप लोग बड़े हैं, मेरे बराबर, ये मेरे से छोटे, मतलब बड़े हैं, सब लोग बहुत अच्छे मैच्योर आदमी हैं, कि हम लोगों की जो प्रॉब्लम है ना, हम क्यों बीमार हो जाते हैं या ठीक नहीं हो पाते हैं, जानते हुए भी ठीक नहीं हो पाते हैं. नॉलेज सबके पास है, आपके पास, सबके पास है. उसका कारण ये है कि हम अपने प्रति हम सच्चाई नहीं रखते. हम ना बात से रहते हैं कि किसी से बात, हम उसमें रहते हैं कि भाई काम चल जाए कैसे कवर करके, कि हाँ थोड़ा सा ही खाते हैं, थोड़ा सा ही लेते हैं. अरे भाई बाहर वालों को नहीं पता, पर अपने अंदर तो सच्चाई से अपने को तो देखो कि भाई मैं क्या खा रही हूँ. और इसलिए मैंने कहा है, आप मुझे भी मत बताओ कि आप क्या खा रहे हो, नहीं, पर अपने अंदर चेक करो.
क्योंकि वो फिर आपको हिट करेगा, हाँ ये मैं ज्यादा खाती हूँ, तो अपने आप चुपचाप कम कर लो बिना बताए, और फिर आपको पता लग जाएगा। धन्यवाद। रेखा जी, दूसरी रेखा जी उनके साथ हैं। रेखा जी आप कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ दीदी। हाँ मैडम, वो हम घुटने के लिए अच्छा बोल के 1 स्पून घी लेते थे, मगर वो काऊ का घी वो भी नहीं लेना चाहिए ना? नहीं भाई, नहीं दीदी, रेखा दीदी देखिए अगेन आप, मैं उसमें ये बोलूंगी, अगर आपकी बाकी सब्जियों में उनमें कोई तेल नहीं जा रहा है, आप मान लीजिए सपोज बाकी दाल में, उसमें सब्जियों में कोई तेल घी नहीं जा रहा है, खाली 1 चम्मच घी पूरे दिन में इज ओके। लेकिन हमारा क्या चक्कर होता है कि हम छौंक भी लगाते हैं ना, सब्जियों में छौंक लगाते हैं, दाल में लगाते हैं, प्याज की सब्जी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा ज्यादा डल जाता है क्योंकि भूनने के लिए चाहिए, है ना। उसके अलावा फिर हमें लगता है भाई 1 चम्मच तो खाना है, तो एक्स्ट्रा हो जाता है, तो आप वो 1 चम्मच पूरे दिन का 1 चम्मच मान ले तो चलेगा। हाँ नहीं, सब्जी में तो ऑयल में बनाते हैं, तो बस वही मैंने बोला कि फिर आपको उन चीजों में कम करना पड़ेगा। ओवरऑल कंजम्पशन ऑफ ऑयल और घी अगर पूरे दिन में आप 1 चम्मच रखती हैं, तो चाहे आप वो सब्जी के दाल में तड़का लगा के खा ले, चाहे वो अलग से खा ले, एक्चुअली वो असर वही रहेगा। ये जरूरी नहीं कि उसको आप जब 1 चम्मच लेके मुंह में डालेंगे तो वो सीधा हड्डियों में जाएगा, और जो दाल में गया है वो कहीं और जाएगा, सारा वो डाइजेस्ट होके जाएगा सब एक जगह, है ना। तो आप अलग से 1 चम्मच बंद कर दें, और अपनी दाल में जो थोड़ा तड़का लगाते हैं थोड़ा सा कम कर दें ऑयल, क्योंकि 2 टाइम खाना खाएंगे दाल सब्जी में। तो इसीलिए देशी गाय का दूध जो है वो 150 लीटर वाला 150 रुपीज वो स्टार्ट करें, और इसका घी 1 स्पून होना बोल के खाती हूँ वैसा। देसी घी का, देसी गाय का दूध हो चाहे विदेशी गाय का दूध हो, मेरे हिसाब से तो बंद कर दीजिए। बाकी आप बाकी रेखा दीदी आप क्या करिए, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। आप कुछ दिन दूध ना पिए, 1-2 महीने, कुछ दिन का मतलब 1 महीने बिल्कुल ना पिए सपोज दूध, फिर देखिए आपको कैसा लग रहा है। आपके थोड़ा सा चलने फिरने में थोड़ी स्फूर्ति बढ़ी है ना, अकड़ाहट कम हुई, बस उससे फिर आप खुद ही लोगों को बता रही होंगी। सही क्योंकि मैं दूध तो नहीं पीती हूँ, मगर टी में से जो जाता है वो जाता है। रेखा जी आगे एक्सपेरिमेंट कर लीजिए उसको। जी। अच्छा, और ये मखाना जो है, मखाना में बहुत मुट्ठी भर ऐसा टी में के लिए लेती हूँ, तो इतना ज्यादा मखाना अच्छा नहीं ना। हाँ नहीं, मुट्ठी भर के ले लो, उससे ज्यादा तो खाए भी नहीं जाएंगे ना, उसमें 20 दाने हो जाएंगे, चलेगा। मखानों में कोई ऐसे ज्यादा, आप पूरा खाना तो खा नहीं सकते, इतना तो है नहीं कि 1 पाव लेके आएंगे इतना बड़ा भर के कि वो पूरा खा लेंगे, है ना, थोड़े से ही लेंगे कटोरी में, आराम से खा सकते हैं। विजय गुप्ता जी थैंक यू दीदी। विजय गुप्ता जी। हाँ जी विजय भैया। नमस्कार जी, विशेषज्ञ हैं। मुझे ये पूछना है कि आजकल डॉक्टर्स का एक ट्रेंड हो गया है, और लोगों को भी ये लगता है इजी, उन लोगों को ऑपरेशन करा लो, तो उनको कैसे रोके कि ऑपरेशन मत कराओ? क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं, उनको क्या कह रहे हैं, लास्ट लाइन समझ में नहीं आई, क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स वो करते हैं आपके घुटने गड़बड़ हो गए हैं, आप इनका ऑपरेशन करा लो। हाँ जी। और बड़ा इजी लगता है, कितने लोग टेलीफोन करते हैं, डॉक्टर साहब ऑपरेशन करा लें क्या, तो उनको कैसे रोकें ऑपरेशन कराने से? उन आदमियों को कैसे रोकें? तो ये वो उन आदमी में वो आप हो या कोई आपके घर में है? नहीं, मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं, मैं खुद नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ। अच्छा आप खुद, अच्छा सॉरी तो हाँ भैया, उनको तो भैया फिर आप देखिए, डॉक्टर तो बोलेगा करवाने के लिए क्योंकि मॉनिटरी फायदा है, आदमी को लगता है क्योंकि सुना उसने कि फलाने ने कराया और वो ठीक चल रहा है। लेकिन आप उनको बता सकते हैं घुटने के ऑपरेशन, नी रिप्लेसमेंट की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ उसमें नेगेटिव पॉइंट्स हैं। भाई वो पहली बात तो ये है कि उसका ठीक से हुआ नहीं हुआ, बॉडी रिजेक्ट भी कर सकती है, तो तब इश्यू कई लोगों को तो इतनी हो जाती है, ऑफ कोर्स नॉट मैनी केसेस, रेयर केसेस में कि उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गए, सेप्सिस हो गई, और 1-2 केस में तो मैंने सुना मेरे फ्रेंड सर्कल में जिनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ दैट इन फ्यू मंथ्स। ऑफ कोर्स दैट इज रेयर, नॉट एवरीवन। सेकेंड थिंग इज कि भाई वो 8-10 साल में दोबारा कराना पड़ता है, क्योंकि वो तो कब्जा ही तो है ना, वो फिर वियर एंड टियर, वो फिर दोबारा दर्द होने लगता है, दोबारा कराना पड़ता है। इट्स नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन। तो जब तक कि बहुत ज्यादा खराब ना हो गए, हड्डियां बिल्कुल ही घिस गई हैं, ऑस्टियोफाइट्स बन गए हैं, तब तो चलो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए
है, और खासकर अगर आदमी 60 साल का है, अभी आगे 30 साल और दिख रहे हैं उसको, इफ समबडी इज ऑलरेडी 75-80 और उनको कुछ हो रहा है, उनको बोलिए थोड़ा आप खान पान चेंज करिए और उससे फिर वो अपने को मैनेज करिए। सी देयर इज अ डिफरेंस किस एज में हो रहा है, वो भी एक्टिव लाइफ है क्या है। एंड नंबर 2, इवन दोस पीपल आल्सो दे कैन फर्स्ट ट्राई फॉर फ्यू मंथ्स। आप नेचुरोपैथ हैं, उनको डाइट चेंज करा के बोलिए और उनको थोड़ी सिंपल वाली एक्सरसाइजेस, स्ट्रेनुअस योगा नहीं, सिंपल वाली, ताकि वो उनको रगड़न ना हो और अंदर उनको मिले न्यूट्रिशन मिले। फिर उससे फिर उनको बोलिए कि भाई आप थोड़ा 2-3 महीने ही करके देख लो और फिर तुम्हारे को थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है तो इसको चालू रखो, फिर जरूरत नहीं। ये बता देना कि भैया ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, उसके बाद में रेस्ट्रिक्शंस बढ़ जाएंगी, चढ़ने उतरने पे, दौड़ने पे, पालथी मार के नहीं बैठ सकते हैं, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस बढ़ जाती हैं, है ना। क्योंकि जो करवा लेते हैं वो जचाते रहते हैं, वो अच्छी बात बताते रहते हैं, हाँ बड़ा अच्छा हो गया, दर्द नहीं, खाली एक दर्द का फर्क पड़ गया, और उसमें भी कभी कभी दर्द होता है, वो लोग बताते नहीं है, क्योंकि जो जैसे होता है ना, पिक्चर हॉल से पिक्चर देख के निकलो तो सब यही कहते हैं ना बड़ी अच्छी थी, भले ही बकवास हो, क्योंकि यार पैसे खर्च किए 300 रुपए, तो उसको खराब कैसे बताएं। तो इट्स समथिंग लाइक दैट। आइए रजनी कमल जी अपना प्रश्न कर लें। हाँ जी रजनी जी बताइए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है, अभी आपने बोला था कि आप चिया सीड्स लें, तो जैसे मैं लेती हूँ, मैंने अभी 15-20 दिन से स्टार्ट किया है, तो क्या मुझे ये नहीं मालूम क्या मैं उनको सर्दियों में अब ले सकती हूँ या नहीं ले सकती? हाँ ले सकते हो, वो ठंडे गर्म का चक्कर नहीं, सब्जा के बीज बोलते हैं ना, इंडिया में सब्जा के बीज बोलते हैं, और हाँ वैसे आराम से ले सकते हो। वैसे भी तो दीदी थोड़े से तो 1 चम्मच ही तो लोगे ना। हाँ 1 चम्मच मैं रात को भिगो देती हूँ उसको, सुबह में पानी फूल जाते। बस मेरा यही क्वेश्चन था, मुझे कंफ्यूजन थी कि मैं ले सकती हूँ सर्दियों में या नहीं। आराम से ले सकती है। और इसमें नींबू डाल के ले सकते हैं? हाँ नींबू डाल के ले लो, कोई बात नहीं, नहीं तो वैसे ही सटक लो ना, थोड़ा सा पानी में होंगे कटोरी में, वैसे ही सटक लो। नहीं मैं थोड़ा वेट रिड्यूस करना चाह रही थी, उसलिए पूछ रही थी। नींबू तो फिर आप अलग से ले लीजिए ना, नींबू तो फिर आप नींबू पानी अलग से पी लो, नवाब पानी करके नींबू डालो, शायद मत डालना, और वो पी लो। दिन में दाल में, मैं कहूंगी दिन में दाल बनाते हैं ना, जो आप अपने में खा रहे हो, सैलेड के अंदर सैलेड काट लिया, रख लिया, एक आधा नींबू रखो और दाल में नींबू निचोड़ लो। दाल में नींबू खाने से जो दाल के अंदर प्रोटीन और विटामिन हैं, वो नींबू डालने से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। ओके। तो आप दाल के अंदर थोड़ा नींबू, याद है पहले के टाइम में खाते थे, जैसे मेरे फादर दाल में नींबू निचोड़ते थे खाते समय, तो वो है, वो नींबू भी चला गया और दाल के जो फायदे हैं वो भी बेटर एब्जॉर्ब हो गए। तो थैंक यू जी। राजेंद्र जी आप क्या कुछ पूछना चाहते हैं? आपका ऑन हो गया था राजेंद्र आहूजा जी। हाँ दीदी मेरे दोनों घुटनों का कार्टिलेज गया है, मगर मुझे पेन किलर नहीं लेना पड़ता है। वैसा ही मैं मतलब उतना, पहले मैं एथलेटिक थी मगर उतना फास्ट नहीं चल सकती हूँ, धीरे धीरे चलती हूँ, मगर वो पेन किलर वगैरह नहीं लेना पड़ता, तो मैं अवॉइड ही करना ठीक है ना दीदी? आपके लिए दीदी मैं 2 बातें कहूंगी। एक तो ये कि आप अपने खान पान थोड़ा चेंज करिए, जैसे हमने अभी बात करी है, ठीक है? अच्छा। और दूसरी बात क्या है दीदी, आप ऐसे सभी जिनको किसी को भी घुटनों में दर्द है ना, तो ये बात हमारे दिमाग में कुछ भरी हुई है, धीरे चलिए। धीरे चलना, ब्रिस्क वॉक इज नॉट मेंट, उससे आप घुटने और खराब कर रहे हैं। फिर आप धीरे चलिए, ज्यादा चल लीजिए। अगर तेज कि आप आधा घंटे चल रहे थे तो आप 45 मिनट्स वॉक कर लीजिए और धीरे चलिए। अच्छा। हाँ धीरे चलने से इम्पैक्ट कम होता है घुटने के ऊपर, तो आपके घुटने उतने और खराब नहीं होंगे। हाँ, इसीलिए मुझे 10 साल पहले ही डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन, मगर मैंने अवॉइड किया है। नहीं बिल्कुल बढ़िया रहेगा आप, ठीक है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। आपका 7:56 हो गए हैं, 57 मिनट लगभग 8 बजे का समय हो गया है। तो हम रीढ़ की हड्डी में जो दर्द होता है बार बार, अनूप जी आप बोले। रीढ़ की हड्डी में जो, जिसको अपन कहते हैं स्लिप टेस्ट चली गई, बार बार जो झुकने में और उठने में जो कभी कभी दर्द हो जाता है कुछ लोगों को, उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए भैया पहली बात तो ये है कि झुकने वाले काम नहीं करने हैं, क्योंकि जिस एंगल पे दर्द हो रहा है तो वहां पे प्रॉब्लम है, तो उनको फिर जो अपने योगा में बताते ना विपरीत आसन, तो वो करने हैं। और एक तो ये हो गया।
नंबर 2 इज कि उनको, जैसे मैंने अभी दीदी को भी बताया कि वो जोश में आके, हम लोग क्या कई चीजें, वेट कम करना है तो ब्रिस्क वॉक, जंपिंग, जॉगिंग, उस तरह की चीजें ना करें। लगता है भाई बैक में पेन है लेकिन हम वो चालू रखते हैं, तो वो नहीं करें। लेग्स से भी जो हम एक्सरसाइज करें वो विग्रस ना हो, ताकि वहां पे, क्योंकि आप देखिए एक कॉमन सेंस की बात बता रही हूँ किसी भी जोड़ के दर्द के लिए, कि जब भी वो, चाहे वो रीढ़ की हड्डी यहाँ पे है या कंधे में है, कहीं पे भी है, घुटने में है, तो हमें उसको ठीक होने देने के लिए जो टिश्यू बन रहा है ना हमारी बॉडी में, ऑलरेडी नेचुरल रिपेयर चालू हो गई है। लेकिन अभी हमने थोड़ा सा, जैसे खुरन बनता है, थोड़ा सा वो हमने उतार दिया तो वो फिर वापस काम चालू हो जाता है। तो ऐसे ही अगर हम उसको दोबारा से, वो हो रहा है और दोबारा हम उसको वही करते रहे, तेज चलते रहे, तो वो जो टिश्यू नया बना फिर वो हमने वापस नया घाव चालू कर दिया। अच्छा, इसलिए बार बार दर्द हो जाता है, 15-20 दिन बाद हो जाता है। करेक्ट। और ये अगर अपन ये नाज के लिए आपने बताया ना, गेहूं के लिए तो गेहूं, ज्वार और बाजरा, ये 2 से 3 यदि अपन सप्ताह में खाएं तो ये ज्यादा लाभकारी है मेरे ख्याल में। हाँ भैया गेहूं नहीं, गेहूं तो गेहूं मना किया है। गेहूं में अभी जो प्रूव हुआ है, जो नई वेराइटीज बनी ना हरित क्रांति के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, उससे फिर जो उसमें मॉलिक्यूल्स आए हैं उससे ट्रिगर हो जाता है जोड़ों का दर्द, इन्फ्लेमेशन, इसीलिए गेहूं अभी मना किया है। मिलेट्स हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, मिलेट्स, उनको आप एक मिलेट को कम से कम सुबह शाम तो सेम खाएं, या 2 दिन खाएंगे तो और भी बेटर है ना, क्योंकि हर एक मिलेट का, या मतलब अनाज का जो पॉजिटिव होता है, कोई हार्ट के लिए है, कोई किडनीज के लिए है, उसका फायदा होने के लिए कम से कम 1 दिन या 2 दिन खाएं। आपकी बात सही है, पर गेहूं नहीं। प्रश्न लेते हैं हम। गीतांजलि जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं भी बोलना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ। एक सेकंड कंडारी जी। गीतांजलि जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ था, कुछ कहना चाह रहे हैं या गलती से हो गया है? ये आप म्यूट हैं। हाँ जी। हाँ बोले जी। मैम, मेरे घुटने में ना कट की आवाज आनी शुरू हो गई है। अच्छा। सो के उठती हूँ तब, या फिर बीच में चलते हुए बीच में आने लग गई है। हाँ जी। ओके, तो अभी आपकी एज क्या है, इफ यू डोंट माइंड? 42। अच्छा, तो अभी तो आपकी मतलब वो मेनोपॉज वो बातें तो नहीं है, हार्मोन्स वगैरह तो शायद ठीक ही होंगे। तो आपके हाँ, आप फिर अपनी डाइट जो हमने बात की है ना, आपके केस में आपको दोनों चीजें देखनी है, डाइट एंड एक्सरसाइज। तो हमें डाइट अपनी चेक करिए, जो हमने अभी बताया फूड्स टू अवॉइड में है, और दूसरी चीज में एक्सरसाइज में, जैसे मैंने अभी भैया को बताया, दूसरे भैया को, कि आप ना ये इसके लिए जरूरी है वही उसको हील करने देने के लिए, सही खाने के बाद फिर आप जो अभी योगा कर रहे थे ना, उनमें से जिन पे जोर पड़ रहा है, दीदी ने बताया वज्रासन पे ना बैठे, जिनके घुटनों में दर्द है, फिर आप वो नहीं करिए, कोशिश भी मत करिए। अभी मैंने लॉजिक बताई है कि जितना हमारी बॉडी, ऑल ऑफ अस हैव सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी, आवर बॉडी हैज सेल्फ हीलिंग, लेकिन अगर हम उनको जोश में आके, कि दीदी ने बताया, कर लेते हैं, उस वक्त तो दर्द नहीं होगा, बाद में होगा, तो हमें उसको ठीक करने, हमें उसको हेल्दी रखना है, तो वो नहीं करिए जिससे दर्द होने का संभावना है। जी ठीक है। आखिरी प्रश्न फिर कंडारी जी, आप बोलिए। जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्ते दीदी। मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड के रिस्ट में पेन हो रहा है, दोनों में, ये अंगूठे के थंब के पीछे। तो डॉक्टर को दिखाया था मैम, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना है, तो हम मना करें कि ऑपरेशन वगैरह नहीं करना। तो मैम थोड़ा सा भी मतलब जोर से भी कुछ हो रहा है तो एकदम से पेनफुल हो रहा है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है दीदी, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मैं आपको बता देती हूँ, इसको कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं, CTS, शायद आपके डॉक्टर ने बताया होगा। इसके लिए ना, ये आजकल क्यों होता है लोगों को, 2 कारण से। मोबाइल, एक तो हम सबके हाथ में मोबाइल है, तो हम उसको यूज करते हैं, तो हमारे इसलिए होता है, ज्यादा करके राइट हैंड में शायद होता हो उनको, राइट हैंड से काम करते हैं, तो इसकी वजह से है। और जो हमारा लैपटॉप है ना, जैसे मैं भी कर रही हूँ लैपटॉप, ये मेरा माउस है, ये रखा है, तो वो एंगल ऑफ दैट माउस, तो हमारा हाथ हैंग करता है टेबल से, नीचे लटका रहता है। हम टेबल पे माउस होता है ना, लैपटॉप पे आपके हस्बैंड अगर काम करते होंगे, जॉब करते होंगे, तो उससे होता है। तो दिस इज द कॉज ऑफ द थिंग। तो यहाँ पे जो नर्व आ रही है ना पीछे से, वो अल्नार मीडियन नर्व आ रही है, वो नर्व पे असर हो रहा है, और यहाँ के लिगामेंट्स वीक। तो 2 काम करिए आप, एक तो ये पोस्टर ठीक करिए कि जो अपना लैपटॉप वो टेबल पे थोड़ा आगे रखे, ताकि उनका जो ये हिस्सा है ये टिका रहे टेबल के ऊपर, वो लटका ना रहे है। और थोड़ा हैंडफोन का मतलब ये यूज अगर कम कर दें, अगर मतलब जितना करें जरूरत उतना ही है।
और नंबर 3 एक रिस्ट बैंड आती है, वो आती है ना फ्लेक्सिबल सी बैंडेज। ले रखी है मैम, बेटी ने ला रखी है वो भी बाहर से। नहीं, एक रिस्ट बैंड नहीं मैं बोल रही हूँ, वो रिस्ट बैंड आती है ना, वो तो फैंसी होती है। एक होती है वो स्ट्रेचेबल होती है, पट्टी आती है ना लंबी जो स्ट्रेच हो जाती है जब कोई हमारे उसमें दर्द होता है, स्ट्रेचेबल पट्टी। अच्छा। हाँ, आप केमिस्ट में जाना, वो स्ट्रेचेबल होती है, स्किन कलर की, वो लंबी होती है, स्ट्रेचेबल पट्टी। मैं इसका मेरे पास है, वो उसको ना खींच के बांधे। रात को सोते समय आप अपने हस्बैंड की कलाई पे इतने हिस्से पे, और उसको ना खींच के, वो खींच जाती है, वो आराम से मिलती है फार्मेसी में, क्या है ना, उसको स्ट्रेचेबल पट्टी दे दो, 20-30 रुपए की आएगी, और वो स्ट्रेच करके फिर उसको ऐसे एक बार अंगूठे से भी निकाल दें ऐसे करके, तो ये यहाँ के हिस्से को सपोर्ट मिल जाएगी। अभी वो जो नर्व खींची हुई है ना, वो वहां पे मसल्स खींचे हुए, फिर वो वापस रिकवर विदिन फ्यू डेज, उनका वो दर्द कम हो जाएगा। हाथ टिका दो और ये बांध दो। ओके, थैंक यू मैम। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग, योगिता अरोड़ा जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? अनम्यूट कर लें अपने आप को, योगिता जी। हाँ जी सर, सभी को। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे जो ग्रोइंग एज चिल्ड्रन है, तो उनके लिए हम उनको मिल्क कंजम्पशन के लिए कैसे कह सकते हैं? उनकी एज जो आज का लेक्चर सुनने के बाद हमें लग रहा है, तो कितनी एज तक उनको लेना चाहिए? हाँ, 2 साल तक माँ के दूध। अभी माँ का दूध तो बंद कर दिया होगा। कितने बड़ा बच्चा है आपका? मैम एक्चुअली मैं स्कूल टीचर हूँ, तो मैं बच्चों के हिसाब से सोच रही थी कि नहीं पता है क्या। हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, है कि देखिए, माँ का दूध बना है बच्चे के लिए, तो जो जितने समय तक पीरियड 1.5-2 साल तक, उसके बाद में आप जो ये हरी सब्जियां हैं, ये लोबिया, चने, दालें हैं, साबुत मूंग जो दालें हैं छिलके वाली, इन सब के अंदर, सब्जियों के अंदर, पोटैटो, आलू हमारा सब्जियों होता है, आलू, शकरकंदी सब्जियां, इनके अंदर बिल्कुल आराम से कैल्शियम और मैग्नीशियम और प्रोटीन भरपूर होता है, जितना हमारा को चाहिए। मतलब आपको विश्वास नहीं आएगा योगिता दीदी, स्पिनच, पालक और मीट का जो प्रोटीन है ना, वो इक्वल प्रोपोर्शन में है, पालक में और मीट में। अब बताओ फिर, हरी सब्जियां, और पालक का तो नाम है, मतलब, और हरी सब्जियां 10 तरह की मिलती है, सरसों है, चलाई है, जो भी मौसम में आ रही होती है, सब में होता है। तो ये खाली वही है, इसलिए आराम से उनको बोलिए। विंटर्स में ही हमें यहाँ पे इंडिया में तो मैम ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा तो विंटर्स में मिलती हैं, अवेलेबल होती है ना। हाँ, तो सर गर्मियों में घिया भिंडी तो आ रही है, घिया भिंडी तोरी। भाई हरी का मतलब हरी पत्ते वाली है। क्लोरोफिल मान लो आप अपने मन में, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन में आयरन होता है ना, प्लांट्स में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में, जिससे फोटोसिंथेसिस होती है, उसमें मैग्नीशियम होता है, एंड मैग्नीशियम के साथ में फास्फोरस, वही जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो दैट इज व्हाट वी ऑल नीड। तो बस जो भी चीज रंग की दिख रही है, चाहे वो भिंडी हो, ब्रोकली है, घिया है, वो सब अच्छी है। जी, अब समय को देखते हुए इस सत्र को हम लोग समाप्त कर रहे हैं आज। भैया मैं एक बात बोलूं, आई एम बिकमिंग लिटिल बिट ग्रीडी, कि अभी तो खत्म कर देते हैं, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है, दिवाली सेलिब्रेशन है आर्य समाज मंदिर में, कि मे बी जब भी 1-2 महीने में कभी आपको लगेगा ना, देन व्हाट वी विल नॉट कीप एनी टॉपिक, एंड वी विल कीप क्वेश्चन आंसर थिंग, इफ यू फील, यू थिंक अबाउट इट। जी, बहुत अच्छा। क्योंकि मैंने ना ये अभी 1-2 हफ्ते पहले अपने शनिवार वाले में किया था, क्योंकि क्या होता है, लोगों की रह जाती है, वो हमारा आधा 1 घंटा एक्सटेंड होके भी फिर भी लोगों को ना ऐसा लगता है कि रह गए, और जब हमने वो क्वेश्चन आंसर किया, वो भी 2-2.5 घंटे में हो गया, और बट पीपल वर सॉर्ट ऑफ सेटिस्फाइड। तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल आपका और आपके हस्बैंड भी जो हैं, वो समय पर यहाँ पर लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये कि उसमें कोई भी टॉपिक पूछ सकते हैं, फिर मतलब बॉडी कोई भी कंडीशन का पूछ सकते हैं, तो उससे क्या होता है, जनरल हमारा जो है ना, मैं इस बॉडी के बारे में कंडीशंस पढ़ाती हूँ, ब्लड टेस्ट कैसे पढ़ते हैं, डॉक्टर ने अगर लिख दिया है, जैसे नी सर्जरी में क्या क्या होता है, क्या लगता है, उसका क्या फायदा है, नुकसान, इस तरह की बातें हम क्लास में भी पढ़ाती, तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है। तो वो जो लोग आपकी जो जिज्ञासाएं होंगी, फिर वो हम उसमें ले लेंगे फिर,
और उस दिन फिर कुछ और स्लाइड नहीं बनाएंगे, फिर मैं बनाऊंगी। आपने बताया था दीप जी ने मुझे कि ब्लड टेस्ट को भी कैसे रीडिंग करनी चाहिए। सब लोग रोज टेस्ट कराते रहते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि उसमें से क्या हम समझ सकते हैं। तो ये एक अच्छा सुझाव है। तो हम समय समय पर आपको आमंत्रित करेंगे, तकलीफ देते रहेंगे। नो प्रॉब्लम। तो एक बार मैं समझता हूँ कि जैसा हम एक आसन में करते हैं, अपना ऑडियो ऑन करके हम आदरणीय डॉक्टर अलका प्रकाश जी को धन्यवाद दें। एक बार ऑडियो बंद करके ताली बजा सकते हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया। और अपने हमारे साथी दीप जी को अनुरोध करूंगा कि वो एक औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन करें। आप अपना म्यूट कर लें ऑडियो। सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि उन्होंने खुद ही आने के लिए आमंत्रित, खुद ही आने के लिए खुद कह दिया कि मैं तो तैयार हूँ। जी, अपन लोगों को बुलाना पड़ता है। शनिवार को तो आप कार्यक्रम करती हैं, तो इसलिए बिल्कुल जैसा ये समूह है उसी तरह से वो लगातार सिंगापुर में काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। दीप जी आपका। जी, सभी लोग अपना माइक को बंद कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। नी और बैक का तो सभी अधिकतर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन रह गए हैं, तो अगले सेशन पर हम देख लेंगे आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीप जी आपका तो धन्यवाद है ही, आप दे रहे हैं। और जीवन जी जो इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनका भी विशेष धन्यवाद। जीवन जी ICW किया हुआ है आपने, हमारे साथ हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। जीवन जी बहुत धन्यवाद आपका भी। दीप जी आगे कहें। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे और गहरा लंबा सांस भरेंगे और एक ओम का उच्चारण, ओ और मौ, उसके बाद शांति पाठ। ओम अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेरि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने चेहरे पर, मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी, काफी समय ले लिया हमने आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।